नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिलियन ट्रैकर। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। ट्रिलियन ट्रैकर एक ऐसा शो है जिसमें हम यूपी के अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहे हैं और यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो विजन रखा गया है उसमें यूपी के ये जो तमाम ज़िले हैं किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हम यूपी के कुशीनगर में मौजूद हैं। कुशीनगर ज़िला किस तरीके से यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कुशीनगर की बात करें तो वो सिर्फ गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की स्थली नहीं है, इतिहास और आध्यात्म की जगह नहीं है, बल्कि यह विकास की नई गाथा भी लिख रही है। जिस तरीके से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, सड़कों की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है, अब कुशीनगर की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर कैसे और बदलेगी आने वाले समय में, यहीं के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्हीं से समझेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कुशीनगर के जिला अधिकारी श्री महेंद्र सिंह तंवर जी को। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना देखा गया है, संकल्प देखा गया है, उसमें कुशीनगर कैसे अपनी जो भूमिका है, जो भागीदारी है वो निभा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज आपने इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और जनपद कुशीनगर में प्रशासनिक मुखिया होने के नाते जो जनपद कुशीनगर का योगदान है उसको साझा करने का जो अवसर आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और पूरे जनपद की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी जो आपका सवाल है, सबसे पहले सवाल आपने किया कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी का जो हम लोगों ने एक ख्वाब देखा है, उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के रूप में, उसमें जनपद कुशीनगर का क्या योगदान है। मैं सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश का अगर योगदान की बात करें तो आज की डेट में हम लगभग 450 बिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी आज हो गए हैं। और प्रदेश का अगर आप देखें तो महाराष्ट्र इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा जीडीपी का जो परसेंटेज है उसमें महाराष्ट्र मुझे लगता है लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास के योगदान के साथ में प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 4-5 स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो 400 से 500 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के बीच में फ्लोट करते हैं। और आज हम 450 बिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे सपना है कि हम पहले प्रदेश बने भारत के जो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को अचीव करें। तो ये एक आंकड़ा है जो ये एक दर्शाता है कि एक पिक्चर किस प्रकार की दिखाई देती है। उसमें जहाँ तक कुशीनगर की बात है, कुशीनगर ये बात सही है कि 75 जनपदों में जो पूर्वांचल के जनपद हैं उनमें कुशीनगर जो है वो हिस्टोरिकली जो है यहाँ पे ग्रोथ चैलेंज रहा है। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो मुझे लगता है कि लगभग आज की डेट में जनपद कुशीनगर की जो जीडीपी है वो लगभग 38,000 से 40,000 करोड़ के आसपास की इकोनॉमी है। अगर उसमें आप परसेंटेज में देखें तो लगभग 1% के आसपास जो स्टेट जीडीपी है उसको हम लोग टच करते हैं। और उसको हम टारगेट कर रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में जब हम लोग 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ हमारा प्रदेश बढ़े तो हमारा योगदान जो है मुझे लगता है लगभग 1.5 से 2% के आसपास अगर होगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास हम लोग करेंगे। सर, इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो पहली बार हुआ और क्या गजब हुआ कह सकते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट पर कुशीनगर एकदम से छा भी गया, विश्व शांति की भी बात हो गई और 3,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी जो हैं वो आए। मतलब क्या कह सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं इस बात को। जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है उसके पीछे की मंशा भी यही थी और मंशा यही थी कि जब हम लोग इसको प्लान कर रहे थे, क्योंकि जनपद कुशीनगर जो है बुद्धिस्ट टूरिज़्म में काफ़ी ऐसे जगहों में शामिल है जहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। और इसका कारण भी है कि किसी भी चाहे बुद्धिज़्म की बात कर लें, जैनिज़्म की बात कर लें, चाहे सिखिज़्म की बात कर लें, मुझे लगता है कि जिन्होंने उस धर्म को, उस पंथ को स्टार्ट किया होता है, एक तो जो जन्म स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक जहाँ पे उन्होंने अपनी देह त्यागी होती है, जहाँ पे अपनी सोल को छोड़ा होता है, मुझे लगता है वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो अगर आप बुद्धिज़्म की बात करें तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म माना जाता है, जो आज की डेट में जोग्राफिकली जो है वो नेपाल का पार्ट है, लेकिन कल्चरली और हिस्टोरिकली जो है वो कभी भारत का ही हिस्सा, भारत का ही पार्ट रहा हो। लेकिन आज कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण यहाँ पे छोड़े थे। तो इसलिए बुद्धिस्ट वर्ल्ड में कुशीनगर का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी को लेके हमारे दिमाग में ये बात थी कि क्यों ना एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की एक शुरुआत यहाँ पे की जाए। और पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और हम लोगों को एक 2 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी हमको शासन के द्वारा दिया गया। तो एक शासन का एक पूरा मन था कि एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया जाए और उसका पर्पस जो है वो भी डिफाइन हो। ये केवल महोत्सव टाइप में या मेला टाइप में ना हो, लेकिन एक डिफाइंड पर्पस के साथ अगर हम लोग करें तो इसको आगे लेके जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना संदेश के माध्यम से इन सारी चीज़ों को टच किया था। और मुझे ये बताते हुए खुशी है जनपद कुशीनगर के रूप में कि हम लोगों ने जो 3 दिन का 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हम लोगों ने जो रखा था बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, उसका जो थीम था वो थीम ही रखा था कि धम्मा, डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो जो धम्मा है वो पहले दिन का थीम था, दूसरे दिन का थीम डायलॉग था और तीसरे दिन का जो थीम था वो डेवलपमेंट था। अगर आप तीनों शब्दों पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे कॉन्क्लेव का जो मेन उद्देश्य है वो आपको समझ में आएगा। कि धम्मा में हम लोगों ने भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उसके ऊपर फोकस किया कि बुद्धिज़्म एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए रिलीजन जो है कैसे पूरे वर्ल्ड में कैसे इसकी बात होती है और उसमें हमारे देश का योगदान क्या है। तो धम्मा के दिन हम लोगों ने जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे पीएचडी जो कर रहे हैं, उन सब लोगों को हमने इनवाइट किया। और अगर आंकड़ों की बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 2000 से ज़्यादा तो हमारे बुद्धिस्ट मोंक हमारे जनपद में अलग अलग जगहों से आए थे। और अगर इंटरनेशनल गेस्ट की बात करूं तो करीबन 250 से 300 गेस्ट हमारे पास में इंटरनेशनल थे। और इसके अलावा उस दौरान जो हमारे होटल्स में गेस्ट रुके हुए थे, हमने उनको भी अपना एक स्पेशल गेस्ट माना था और हमने उनको व्यक्तिगत हमारी टीम ने जाके उनको इन्वाइट किया था। तो उन लोगों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था जो कि आए थे अपने पर्पज़ से, लेकिन उन्होंने 3 दिन जो है हमारे कॉन्क्लेव को भी पार्टिसिपेट किया। तो जो पहला दिन का फोकस रहा वो धम्मा के ऊपर हम लोगों ने बात किया। दूसरे दिन का जो फोकस था वो डायलॉग के ऊपर था। आप जान ही रही हैं कि इस टाइम पे जो विश्व में जो है शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये बात कही जाती है कि ये जो समय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहते हैं कि ये समय जो है वो युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है। और आप कोई भी इतिहास, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, आप बड़े से बड़ा युद्ध भी आप देख लीजिएगा, वो कितने दिन भी चले, लेकिन वो 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, पर एक समय आएगा जहाँ पे दोनों पार्टियों को या ज़्यादा पार्टियों को बैठना टेबल पे पड़ेगा, बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकलता है। तो इसीलिए इस बात को फोकस किया गया कि डायलॉग जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है। तो हमने सेकंड डे जो है ये इस बात को रखा कि ये जो टाइम है वो बुद्धा का है, युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। ये डायलॉग को हमने फोकस किया। और तीसरा जो था, तीसरे दिन का जो फोकस था वो डेवलपमेंट के ऊपर था, क्योंकि जनपद कुशीनगर में डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है और हम लोगों ने पूरा इस पर फोकस किया। और जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने भी होटेलियर्स हैं, जितने भी इंटरप्रेनर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सब लोगों को हम लोगों ने, ट्रैवल मैगजीन्स के लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड के जो टूर ऑपरेटर्स जो टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, उन सबको हम लोगों ने इनवाइट किया था। और काफ़ी सेशंस हमने रखे थे डेवलपमेंट के ऊपर, डिस्कशन हुआ काफ़ी। उसी दौरान जो है हमारे पास में कुछ इंटरेस्ट भी आए एमओयूज़ के रूप में, जिसकी 3000 करोड़ के आसपास की जो आप बात कर रहे हैं, वो सारे इंटरेस्ट हम लोगों को उस दौरान प्राप्त हुए। और मुझे ये खुशी है कि उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे भी बढ़ गई हैं। जैसे हाल में ही अभी करीबन 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है बायो सीएनजी प्लांट के लिए हमारे पास प्रपोजल आया, जिसकी ज़मीन हम लोगों ने अभी भेज दी है। तो मुझे लगता है कि वो सारे प्रपोजल्स जो हैं धीरे धीरे जो हैं आगे बढ़ेंगे और 1 साल जब अगला कॉन्क्लेव हम लोग अचीव करेंगे, उससे पहले ये सारे 3000 करोड़ के एमओयू हमें अपने जनपद में कैसे कराने, इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। सर, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद से क्या ज़िले की जो इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ रहा है और क्या कोई हब भी डेवलप करने का आगे आने वाले समय में प्लान है, क्योंकि अब कनेक्टिविटी तो इंटरनेशनली हो चुकी है इस ज़िले की? देखिए, 2 चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो कनेक्टिविटी ओवरऑल जनपद की कैसी है और उसमें एयरपोर्ट का क्या योगदान है। ये बात सही है और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट जनपद कुशीनगर के लिए रहा कि जब भी
एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स स्टार्ट होने वाली थी, कोई ना कोई रीज़न इस तरह के आए जिससे कुछ अड़चनें हमारे सामने आई हैं। हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जब जनपद में आए थे और उन्होंने भी कहा था कि जल्दी जो जेवर से कनेक्टिविटी है वो कुशीनगर की हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए कहता हूँ कि 2021 के आसपास जब इस एयरपोर्ट का जब लोकार्पण हुआ तो आप जानते हैं कि कोविड का टाइम जो है वो काफ़ी उस चीज़ को प्रभावित किया चीज़ों को। उसके बाद फिर अभी हाल में बहुत सारे जो प्रशासनिक विषय थे उनकी वजह से यहाँ पे काम नहीं हुआ था। तो मुझे बताते हुए खुशी भी होती है, अगर मैं कम शब्दों में इस बात को कहूँ तो मुझे याद है कि पिछले साल जब हम लोगों ने इसकी बैठक की तो करीबन 4-5 विषय निकल के आए। पहला विषय था कि यहाँ पे 2022 से कुछ मकानों पे हाईकोर्ट का स्टे था, तो बिना माननीय उच्च न्यायालय के स्टे को हटाए बिना हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे, और फनल जोन में वो करीबन 8 से 9 मकान पड़ रहे थे। तो हम लोगों ने उन सब लोगों से बातचीत किया और बाद में लगातार प्रयास के बाद में उस स्टे को हटवा के और हमने उन मकानों को भी वहाँ से हटाया। एयरपोर्ट में ये माना जाता है कि पहले जो लाइसेंस था वो VFR लाइसेंस था। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो VFR का मतलब होता है वर्चुअल फ्लाइट रूल्स। इसका मतलब ये है कि पायलट जो है केवल दिन में ही जब मौसम साफ़ होगा तभी अपनी फ़्लाइट को यहाँ पे लैंड करा सकता है। अगर अंधेरा होता है या फिर मौसम ख़राब होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे लैंडिंग संभव नहीं होगी। तो स्पाइस जेट की फ़्लाइट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। स्पाइस जेट कई बार जब डिले होती थी और अंधेरा हो जाता था तो यहाँ से टेक ऑफ करना और लैंड करना, क्योंकि लाइसेंस VFR था इसलिए यहाँ पे थोड़ा समस्याएँ थी। इसके लिए फिर ये ज़रूरी था कि ILS सिस्टम लगाया जाए। ILS सिस्टम होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि हम पायलट को गाइड करने के लिए जब रनवे के ऊपर में कुछ लाइटिंग सिस्टम ऐड करते हैं जिससे कि वो किसी भी मौसम में या किसी भी समय पे, वो दिन हो या रात हो, उसको गाइड करते हुए उस फ्लाइट को नीचे लैंड करा सकता है। उसके लिए ILS सिस्टम लगता है और ILS सिस्टम के लिए ही ये सारी बाधाएं थी जो मैंने आपको बताई। मकान, पेड़, टावर, इन सब सारी चीज़ों को दूर कर दिया। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि ILS सिस्टम हमारे यहाँ पे लग चुका है और लाइसेंस जो VFR था उसको भी अपग्रेड करके अब IFR का लाइसेंस हो गया है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। इसका मतलब ये है कि अब जनपद कुशीनगर में किसी भी मौसम में दिन हो या रात हो यहाँ पे फ़्लाइट लैंड कराई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें बस एक लास्ट में इसको मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। जब सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया और जब इसके लिए दोबारा हम लोगों ने अप्रोच किया जितने भी फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहाँ पे आके विजिट किया, मैं भी साथ में था उनके। उन्होंने अपना काउंटर भी इस्टेब्लिश कर लिया था वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली जो है ईरान और US वॉर जब एकदम से स्टार्ट हुआ तो ATF जो फ्यूल हैं उसके प्राइसेस वो ऊपर गए। उसकी वजह से कमर्शियली जो है अभी कुछ फ़्लाइट ऑपरेटर्स ने इसको थोड़ा सा डिले किया और अपने आने वाले जो शेड्यूल हैं उनमें कुशीनगर को रखा है। और एक फ़्लाइट अभी दिल्ली से कुशीनगर, कुशीनगर से बनारस और बनारस से बैंकॉक, ये रूट अभी तक हमारा डिस्कशन में फाइनल हुआ है। मुझे लगता है कि जल्दी जो है यहाँ पे फ़्लाइट इस बात के लिए हम लोग लैंड कराएंगे। जितने भी फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इन सब के सारे लोगों को भी हम लोगों ने एयरपोर्ट विजिट कराया था। और सिंगापुर हाई कमिश्नर ने भी ऑफिशियली इस बात को कहा था कि ये एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और सिंगापुर भी जो है इस पे विचार कर रहा है कि हम यहाँ पे अपनी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करा सकते हैं क्या। सर, सरकार का भी जोर है धार्मिक पर्यटन को लेकर, यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म। अब अगर यहाँ की बात करें तो कुशीनगर बौद्ध सर्किट का मुकुट है, इसको इंटरनेशनल स्तर पर कैसे प्रमोट किया जा रहा है और कौन कौन से वो देश हैं जिनको फिलहाल अभी टारगेट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बात सही है कि जितने भी विदेशी पर्यटक हैं यहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था है और वो बहुत मन से यहाँ पे आते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक कंट्रीज़ की बात है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो सारे कंट्रीज़ करीबन 18 से 20 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे आते हैं। और आप देखेंगे कल्चरल एम्बेसीज के रूप में भी थाई टेम्पल है, म्यांमार टेम्पल है, ये सारे टेम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और करीबन अगर पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो 20 से 22 लाख पर्यटक यहाँ पे जनपद कुशीनगर में आए हैं। और इस बार हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 25 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आएँ। और सीज़न चूँकि यहाँ पे अक्टूबर से मार्च होता है, तो ये सीजनल टूरिज़्म को कैसे हम लोग पेरेनियल टूरिज़्म में कन्वर्ट करें, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, हमने ये देखा है कि काशी और अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि श्रद्धालु आ तो जाएंगे लेकिन ज़िले को इसका आर्थिक फ़ायदा हो, इसके लिए उनके ठहरने, आने जाने और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। कुशीनगर में इसको लेकर क्या काम हो रहा है कि जो लोग यहाँ पर आएँ उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो सके? नहीं, बिल्कुल आपने ये बात सही कही और इसके लिए मैं
ये भी कहता हूँ कि जब हम श्रद्धालुओं को पर्यटकों के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे तो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो बात हम लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जब श्रद्धालु के रूप में लोग आते हैं तो उनका जो स्टे होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में जहाँ स्टे कर रखा होता है वहाँ पे स्टे करके अगले डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब उनको हमें होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, इसके लिए ज़रूरी है कि बुद्धिस्ट टूरिज़्म या कोई भी धार्मिक पर्यटन की जो साइट है, चाहे काशी है, चाहे अयोध्या है, चाहे मथुरा है, उसको 3 दिन का अफेयर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपने श्रद्धालुओं को पर्यटक के रूप में बदल सकते हैं, कैसे हम उनकी पॉकेट से एक इनकम जो है, एक पैसा जो है वो निकाल सकते हैं और उससे स्थानीय लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है। मुझे लगता है अगर ये पूरी यात्रा हम पूरी कर लें तो तब जाके वास्तव में जो टूरिज़्म है वो दिखाई देता है। इसके लिए कुशीनगर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें प्लान कर रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ तो हम ये कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट है उसको जल्द से जल्द हम लोग इस पर चालू करें। उसके बाद में कसाडा के माध्यम से काफ़ी प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। एक एडवेंचर टूरिज़्म को भी हम इसमें जोड़ रहे हैं, एक डेस्टिनेशन वेडिंग को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि अगर आप देखें भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र काफ़ी हरा भरा है और यहाँ पे हर प्रकार के संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। और गोरखपुर भी एक बड़ा शहर हमारे पास में है, तो गोरखपुर के बगल में अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे डेवलप करें और वो रिजॉर्ट सिटी के रूप में डेवलप हो सकता है। आने वाले समय में 5 स्टार होटल्स बेशक यहाँ पे कम हो, लेकिन 5 स्टार होटल को बनाने में एक 125-150 अगर कमरे का 5 स्टार अगर आप बनाते हैं आज की डेट में तो उसका इन्वेस्टमेंट करीबन 250 करोड़ रुपए के आसपास होता है। लेकिन वहीं अगर आप रिजॉर्ट सिटी डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में रिजॉर्ट्स को प्रमोट करते हैं तो रिजॉर्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही रिटेल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी आदमी 5 से 10 करोड़ रुपए भी उसके अगर पास में है तो वो छोटा सा रिजॉर्ट भी स्टार्ट कर सकता है और उसमें अगर वो 15-15 कमरे का भी 20-20 कमरे का भी रिजॉर्ट अगर बनाता है तो फैसिलिटी तो 5 स्टार जैसी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सपेंडिचर होगा और आने वाले टाइम में पर्यटकों को काफ़ी सारे ऑप्शन भी दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में कुशीनगर को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जब ये हम लोग करेंगे तो लोग यहाँ पे 1 दिन की बजाय 2 से 3 दिन रुकना शुरू करेंगे और तब जाके स्थानीय लोगों को हम यहाँ पे जोड़ पाएंगे। इसी दिशा में एक काम और हम लोग कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो अगर आप संख्या के रूप में देखें तो मुझे लगता है कि $25 बिलियन के आसपास की मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। और इसको आप महसूस भी करते होंगे कि भगवान बुद्ध जो हैं अब वो केवल एक रिलीजियस फिगर नहीं है, एक डेकोर आइटम के रूप में भी उनको घर में रखा जाता है। और चाहे किसी भी धर्म के घर हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, आप देखिएगा उनके घर में भगवान बुद्ध का कोई स्टैचू या पेंटिंग आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वो शांति का प्रतीक भी है। तो ये बात पे हमने फोकस किया और जोर लगाया और ये कहा कि क्यों ना कुशीनगर में हम एक बुद्धा आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर डेवलप करें जो लगभग 30 एकड़ के आसपास की एरिया में फैला हो और जितने भी प्रकार की मूर्तियां हैं, चाहे पत्थर की हैं, चाहे लकड़ी की हैं, चाहे रेजिन की हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, चाहे वो जितने भी मर्चेंडाइज हैं, बुद्धिस्ट मर्चेंडाइज, आप गोवा जाते हैं या कहीं जाते हैं तो विजिट करने के साथ साथ में आपको वहाँ के टी-शर्ट भी मिल जाएंगी, चाबी का छल्ला भी मिल जाएगा जिस पे गोवा लिखा होगा। तो जब हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो उनको अगर हम टी-शर्ट से लेके, पेंटिंग से लेके, मूर्तियों से लेके अगर यहीं पे वो सारा मैन्युफैक्चरिंग भी हम स्टार्ट करें तो जो टूरिस्ट आएंगे उनको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो काफ़ी कम कॉस्ट में वो मर्चेंडाइज ले सकते हैं, दूसरा जो काम होते हुए स्थानीय कलाकारों को हम जोड़ देंगे रोज़गार से, वो वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो एक पर्यटन का भी एक नया अनुभव वो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 काम हैं जो 1 दिन के पर्यटन को 3 दिन में कन्वर्ट करने का दम रखते हैं। सर, एक और बड़ा सवाल है जो टूरिस्ट से ही जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पर विदेशी पर्यटक ही आएंगे और सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो लैंग्वेज की होगी। तो यहाँ पर वो लोग जब आएंगे तो लोग वेलकमिंग हो, क्योंकि अगर वेलकमिंग नहीं होते हैं तो डिस्करेज भी होंगे तमाम जो टूरिस्ट हैं। अब क्या इसको लेकर किसी तरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सबसे पहले जब इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सर ने ही कहा था कि एक जनपद में लिंग्विस्टिक स्कूल जो है, लैंग्वेज स्कूल होना चाहिए और उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर ली है। एक लिंग्विस्टिक स्कूल जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड के जितने भी गाइड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरेस्ट है। कसाडा के माध्यम से ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। कसाडा कुशीनगर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसके लेवल पे हम लोग इसको कंसीव किया है और इसका पर्पज़ ये है कि आपने सही कहा कि बिहेवियरल पार्ट भी अपनी जगह पे है, बट राइट इन्फॉर्मेशन भी अपने आप में एक चैलेंज है।
आप कोई भी जब बाहर का कोई बुद्धिस्ट टूरिस्ट आता है तो वो चाहता है कि उसको बुद्धिज़्म के बारे में सही जानकारी भी दी जाए। तो हमारे जो गाइड्स होंगे प्रोफेशनल होंगे, उनका नॉलेज लेवल अच्छा होगा, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, तो वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपने देश की एक जो पहचान है उसको भी आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो ट्रस्ट करके यहाँ पे आते हैं, और हम उनको सही इन्फॉर्मेशन अगर दें और अच्छे बिहेवियर के साथ में पेश आएँ तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट भी बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और वो केवल कुशीनगर में ही सर्व ना करें, हम लोग यहाँ पर ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद में वो चाहे सारनाथ है, चाहे बोध गया है, चाहे वो कौशाम्बी है, वो बाकी जितने भी जगह हैं वहाँ पर जाके उनको रोज़गार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सर, कुशीनगर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाला ज़िला है, लेकिन पार्किंग, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी भी सवालों के घेरे में। अब इसको लेकर क्या किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, डिमांड सप्लाई मुझे लगता है कि मार्केट अपने आप में काम करती है। ये बात सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए उसमें भी गैप्स हैं। उन गैप्स को पूरा करने के लिए हम लोगों को लगातार काम करने हैं। अब इसमें लगातार दो तीन संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। एक वहाँ पे लोकल जो नगर पालिका है, मुझे खुशी है बताते हुए कि हाल फिलहाल में नगर पालिका कुशीनगर ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत काम किए हैं इस दिशा में। इसका एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं, जब हम लोगों ने बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया था तो 15 दिन पहले हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम पूरे जो रोड है, जो बुद्धिस्ट रोड है जहाँ पे सारे टेम्पल्स हैं, अगर हम सारे दुकानदारों से बात करें और नगर पालिका इसको ऑन करे और उन दुकानों का एक तो एनक्रोचमेंट जितना भी है वो सारा हटाएं, और उसके बाद में इन सारी दुकानों को एक जैसा फसाड अगर हम डेवलप कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। कई बार ये अभियान जब चलाते हैं तो एक साल लग जाता है और काम पूरा नहीं होता है, पर नगर पालिका कुशीनगर ने 15 दिन में उन सारी दुकानों को, अगर आप आज भी जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, एक जैसे कलर में और एक जैसे नेम बोर्ड के साथ में पूरी दुकानों को एक रूपता दिया, फसाड इम्प्रूवमेंट किया, और जगह जगह पे हम लोगों ने वहाँ पे पार्किंग भी डेवलप की है और कुछ फूड जोन भी डेवलप किए हैं जो अभी टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में है, और उसके बाद वो फूड जोन जो है एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे अभी करीबन 50 एकड़ ज़मीन पर्यटन विभाग के पास भी है, और उसमें भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें पार्किंग, फूड्स और जो टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सर, अभी आपने जिक्र किया कि सीएम से आपकी बातचीत होती है, सीएम योगी से। इस कुशीनगर की बात करें तो इसे स्पिरिचुअल सिटी के तौर पे डेवलप करने का जो विजन है वो सीएम योगी ने रखा है, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष जो मॉडल है वो भी बनाया जा रहा है या उसको लेकर कुछ काम हो रहा है? देखिए, स्पिरिचुअल सिटी इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध मुझे लगता है कि सबसे बड़े चेहरे हैं शांति के लिए। तो मेडिटेशन, विपासना केंद्र, जैसे एक शांति उपवन भी हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, जहाँ पे बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के समय पे भी हमने बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे किए। एक छोटा विपासना केंद्र भी है यहाँ पे, लेकिन अभी एक बड़े लेवल का विपासना केंद्र के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जैनिज़्म में भी आप पावागढ़ जाएंगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाजिल नगर का नाम भी जो है पावागढ़ किया है। वो इसलिए किया गया कि वो जैन धर्म के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ काम किया है। और एक कुरकुला देवी स्थान है यहाँ पे, जो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुल देवी के रूप में उनको इतिहास के जो पन्नों में उनको देखा गया है। तो अगर आप देखें कि जहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जहाँ पे जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल इसके बगल में गोरखपुर में गोरखनाथ जी की स्थली है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप कबीर जी की स्थली पाते हैं संत कबीर नगर में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे राम जी का आप दर्शन करते हैं। तो ये पूरा सर्किट अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल सर्किट है ये, और उसमें कुशीनगर का रोल जो है वो काफ़ी मुझे लगता है कई धर्मों से जुड़ा होने के नाते एक महत्वपूर्ण स्थान है। सर, अगर अयोध्या और वाराणसी की बात करें तो वहाँ पे नाइट टूरिज़्म को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं, खाने पीने को लेकर या फिर घूमने को लेकर, लेकिन और जितने भी सर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके लिए नाइट टूरिज़्म काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। तो क्या अगर कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी इसको लेकर कुछ काम हो रहा है नाइट टूरिज़्म को लेकर? देखिए, वर्तमान में तो ऐसा नहीं है कि कोई नाइट टूरिज़्म को लेके हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है पहले बेसिक्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। जब हम लोग अपनी फाउंडेशंस अच्छी कर लेंगे और जिस दिन हम लोग होल्डिंग कैपेसिटी 1 से 3 दिन बढ़ा देंगे, और डेफिनेटली जब वो 3 दिन यहाँ स्टे करेंगे तो उसमें नाइट टूरिज़्म का भी काफ़ी अहम योगदान होगा। और उसमें मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जब आउटिंग्स होती हैं, और केवल टूरिस्ट के लिए क्यों, जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है अर्बनाइज होता है
और जब वहाँ पे इनकम स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं परिवारों के, तो जो हमारे जनपद के लोग भी हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ में पिकनिक के रूप में, दिन में अगर ऑफिस में काम करते हैं तो शाम के टाइम पे वो अगर ट्रैवल करते हैं, कोई अच्छी वाटर बॉडी है, कोई अच्छे रेस्टोरेंट है, तो नाइट टूरिज़्म के साथ साथ में मुझे लगता है नाइट आउटिंग्स भी एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हाल में मैं शॉर्ट टर्म मिड टर्म में तो नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में नेचुरली जो है नाइट टूरिज़्म प्रमोट होगा। सर, टूरिज्म से हटकर एक और बड़ा विषय है एजुकेशन। एक समय कुशीनगर में शिक्षा के लिए जो पलायन था वो अपने चरम पर था। अभी क्या स्थिति है, और ख़ासतौर से नर्सरी से ग्रेजुएशन तक के स्तर की अगर हम बात करें तो? देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि जहाँ बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, आप एक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठ के बात कर रहे हैं, और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि जनपद कुशीनगर में, और हमारे सामने जो है काफ़ी बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं और वो अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हैं। पहले एक समय था जब यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, वो पलायन के रूप में आप देखते थे उनको कि यहाँ के बच्चे बाहर जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज तो आपके मेरे सामने ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो बाकी जनपदों और हो सकता है बाकी प्रदेशों से यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये पूरा रिवर्स जो हुआ है, ये सरकार की जो पॉलिसी है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मुझे लगता है ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज की डेट में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 2500 के आसपास विद्यालय हमारे गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, और लगभग इतने ही विद्यालय प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। तो आप ब्रांड्स की बात करें, चाहे जयपुरिया स्कूल है, चाहे सेंट थेरेसिस हैं, या इस प्रकार के जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वो हर प्रकार के स्कूल्स यहाँ पे ना केवल हेडक्वार्टर में बल्कि आप तहसील लेवल पे भी जाएंगे तो आपको अच्छे स्कूल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ये बात भी सच है कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम कभी ये नहीं कह सकते कि जो हमने किया है वो पर्याप्त है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो एक नए सपने लेके आती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी अगली पीढ़ी आएगी और उनके हिसाब से जो नई एजुकेशन हम लोग उनको दे पाएंगे, ताकि वो अपने जो पंख हैं वो आसमान में अच्छे से अपने आप को लेके उड़ सकें और उनके जो सपने हैं वो अपने सपने पूरे कर सकें, इसके लिए जनपद कुशीनगर शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम करेगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ही जुड़ा हुआ है, थोड़ा पर्सनल भी है। आप एक कवि भी हैं, भावनाओं को शब्दों में बयां करने का हुनर है आपको, मंच तो हम दे रहे हैं और कुशीनगर वालों के पास भी ये मौका है कि वो अपने ज़िलाधिकारी को सुन सके। तो हम चाहेंगे सर, सेशन का अपने जो अंत है वो अपनी किसी पसंदीदा कविता के साथ करिए। देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ हॉबीज़ होती हैं, और मेरी भी एक हॉबी है, मैं लिखता हूँ। तो पिछली बार मुझे याद है कि मैं मेडिकल कॉलेज के इनकी किसी एक फंक्शन में मैं आया था, तो तब भी मैंने इनको कुछ सुनाया था। तो मैं ज़्यादा तो इस पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये पर्सनल चीज़ है तो मैं इसको थोड़ा पर्सनली रखता हूँ, लेकिन चूँकि आपने कहा है तो मैं कुछ लाइनें मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एक मेरी गज़ल है कि फ़र्क ही पड़ता नहीं फिर दिन हो या रात, फ़र्क ही पड़ता नहीं फिर दिन हो या रात, यहाँ नफ़रतों के शहर में हर वक्त अंधेरा है, यहाँ नफ़रतों के शहर में हर वक्त अंधेरा है, और इस अंधेरे शहर में आंखें खुली रखने का क्या फ़ायदा, इस अंधेरे शहर में आंखें खुली रखने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो मेरी बंद आँखों का अंधेरा है, इससे अच्छा तो मेरी बंद आँखों का अंधेरा है। और मेरे इश्क का सूरज तो कब का डूब चुका था, मेरे इश्क का सूरज तो कब का डूब चुका था, और तू यूं ही कहता रहा कि बादलों की वजह से अंधेरा है, और तू यूं ही कहता रहा कि बादलों की वजह से अंधेरा है। दुश्मनी का कारोबार न तेरा है न मेरा है, दुश्मनी का कारोबार न तेरा है न मेरा है, तो फिर एक काम कर, उजाले सारे तू रख ले, मेरे ही नसीब में अंधेरा है। वाह सर। उजाले सारे तू रख ले, मेरे ही नसीब में अंधेरा है। और एक आखिरी इसका शेर है कि चलो अब लड़ना बंद करते हैं, सारा कसूर मेरा है, चलो अब लड़ना बंद करते हैं, सारा कसूर मेरा है, लाशें जलाकर रोशनी करने से अच्छा अंधेरा है, लाशें जलाकर रोशनी करने से अच्छा अंधेरा है। इसमें यही प्रयास किया गया है कि हम केवल अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान या अपने आसपास चीज़ों का नुकसान ना करें, उससे बढ़िया है कि वो जो अंधेरा है वही बेहतर है, लाशें जला के रोशनी करने का समय नहीं है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
किसी भी ज़िले की जब विकास की बात होती है तो वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी तभी उस ज़िले का संपूर्ण विकास हो पाएगा। और अब इसी कड़ी में मंच पे जो हमारे अगले मेहमान हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी, कुशीनगर के एसपी श्री केशव कुमार जी को मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। केशव जी, कुशीनगर को बहुत मुश्किल ज़िला माना जाता है पुलिसिंग के लिहाज से। अगर हम बात करें, नेपाल बॉर्डर भी करीब है, बिहार बॉर्डर भी करीब है और संवेदनशील ज़िला तो ये माना ही जाता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया मुझे। और जो बात आपने कुशीनगर के लिए कही, निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण जनपद है, क्योंकि एक भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत इसकी पोजीशनिंग ऐसी है कि हालांकि नेपाल से अपने जनपद का बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन नेपाल बहुत ही पास है यहाँ से। और बाकी जो बिहार बॉर्डर है काफ़ी लंबा है, लगभग 110 किलोमीटर का जो है अपना बिहार से बॉर्डर लगता है। जो जनपद के 24 थाने हैं, 24 थानों में 12 थाने ऐसे हैं जिनका बिहार से बॉर्डर लगता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 50% थाने हैं हमारे बॉर्डर के थाने हैं। और इसी तरीके से जो हमारे अगल बगल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, बीट, गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज, तो हमारे एक थाने को छोड़ करके जो हमारे सेंटर का हमारा थाना है तुर्कपट्टी है, उसके अलावा सभी थाने या तो किसी दूसरे जनपद से हमारे बॉर्डर लगे हुए हैं या बिहार से बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस पूरे चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जो है निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण जनपद है। सर, IGRS रैंकिंग में कुशीनगर में पुलिस शिकायतों के निस्तारण में पूरे यूपी में पहला स्थान जो है वो कुशीनगर ने हासिल किया है। सबसे पहले ज़रा तालियां बजा दें। कुशीनगर में शिकायतों की मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है सर? जी, जो IGRS की रैंकिंग जारी होती है जन शिकायतों की, तो उसमें पिछले 8 महीनों में जो है 7 बार कुशीनगर जो है प्रथम स्थान पर रहा है लगातार। तो ये निश्चित रूप से यहाँ के जो पुलिसिंग है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और जो आपने शिकायतों के निस्तारण के लिए कहा है, तो उसकी प्रक्रिया इस तरह की रहती है कि जो हमारे मान लीजिए जो भी ग्रीवांसेज हैं, लोगों की जो भी समस्याएं हैं, एक तो वो अपने ऑनलाइन IGRS पोर्टल पे डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने जन सुनवाई का एक बहुत ही रोबस्ट तरीका बना रखा है, थानों पे भी बना रखा है और SP ऑफिस में भी बना रखा है कि जो भी व्यक्ति जिसको जो भी समस्याएं हैं वो पुलिस ऑफिस में आ सकता है। नियमित रूप से मैं भी बैठता हूं अपने कार्यालय में रोज़ जन सुनवाई के समय में, अन्य जो अधिकारी हैं वो लोग भी बैठते हैं। और व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी को मेरे से मिलने के लिए किसी से फ़ोन करवाना पड़ेगा, मतलब ओपन डोर पॉलिसी आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के सीधे मुझसे मिल सकता है, वो अपनी बात रख सकता है और जो भी उसकी एप्लीकेशन है वो संबंधित थाने के लिए मार्क की जाती है। उसके बाद एक हम लोगों ने फीडबैक मैकेनिज़्म बना रखा है पूरा, कि जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं उन सभी एप्लीकेशन में एक तो इस बात को इंश्योर किया जाता है कि विदिन 24 आवर्स उस व्यक्ति ने जो भी अपनी समस्याएं बताई हैं, मौके पे कोई आदमी जाएगा, कोई पुलिसकर्मी, वो सब इंस्पेक्टर हो सकता है, वो हल्के का इंचार्ज हो सकता है, बीट का सिपाही हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि वो मौके पे वो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन लेके आया है वो उसकी बात सही ही है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी बात है तो उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो एप्लीकेशन लेके आया हो उसका पक्ष गलत हो, लेकिन पहला जो प्रायोरिटी हम लोगों की होती है वो ये होती है कि जो भी एप्लीकेशन लेके आया है 24 घंटे के अंदर कोई मौके पे जाए, उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद जो भी उसमें रिपोर्ट लगनी है वो रिपोर्ट लगे, जो भी उसमें कार्रवाई होनी है कार्रवाई हो। और उसके बाद 1 वीक के अंदर जो आवेदक है उसको कॉल करके जो है उसका फीडबैक लिया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो पूरा मैकेनिज़्म और पूरा सिस्टम बनाया गया है उसकी वजह से रैंकिंग में उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। केशव जी, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो ज़्यादातर थानों में नहीं पहुंच पाते, घर पर ही ज़्यादातर मामलों को दबा दिया जाता है। अब इसको लेकर कुशीनगर की जो पुलिस है वो किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील विषय है। महिला सुरक्षा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी टॉप प्रायोरिटी है, हमारे मुख्यालय और शासन की भी टॉप प्रायोरिटी है। उसी को ध्यान में रखते हुए
ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि निश्चित रूप से महिला सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी आधी आबादी, यदि हम पैरेलल हम डेवलपमेंट की भी बात करें तो हम आधी आबादी और आधा वर्कफोर्स हमारा यदि वो सिक्योर फील नहीं करेगा तो हम जो विकास की पूरी परिकल्पना है वो मात्र कोरी रह जाएगी। वो मतलब हम उसे फलीभूत नहीं कर सकते हैं कभी भी, यदि हम वो सुरक्षा का माहौल यदि हम उपलब्ध ना करवाएं तो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आपने महिला सुरक्षा वाली बात बताई, तो हमारी कई ये मल्टीलैटरल अप्रोच हम लोग इस चीज़ के लिए रखते हैं। जो आपने सबसे पहली बात बताई कि शिकायत ना पहुंचना थाने पे, तो एक तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग जिसे कहा जाता है, जो आज के समय में कई दूसरे राज्यों में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है जिसके बारे में पुलिस जो है जिस पे लगातार काम भी कर रही है। अपना जनपद भी जो है इस पे काम कर रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत एक हम लोग लगातार बहु बेटी सम्मेलन चलाते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन किसी न किसी थाने के किसी न किसी गांव में जो है हमारी टीम जाती है और वहाँ पे ग्राम चौपाल लगाया जाता है, जिसमें गांव के जो लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वो सब आती हैं। उनको मान लीजिए कोई भी समस्या है और यदि वो आने में थाने पे आके बताने में झिझक रहे हैं तो उस समय अपनी बात वो रख सकती हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि पुलिस आपके द्वार टाइप वाली चीज़ है। एक तो ये है कि हम खुद जाके उनकी समस्याओं को सुन लेते हैं। दूसरी बात यह है कि एक मुख्यालय स्तर पे एक अभियान चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति केंद्र, MSK जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, जिसमें हर थाने पे एक MSK का जो सेल है वो गठित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित वेल ट्रेंड सब इंस्पेक्टर्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स, महिला कांस्टेबल्स उनको रखा गया है, जिनको व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है और वो 24/7 जो है वो थानों में ऑपरेशनल है। तो कोई भी मान लीजिए किसी भी महिला को समस्या है तो वो अपना आ करके MSK में अपना वो जा सकती हैं, अपनी समस्याओं को बता सकती हैं और उनकी समस्याओं का जो है नियमानुसार निदान किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर है या 112 का हमारा है, उन पे किसी को कोई शिकायत हो तो आदमी कॉल करके शिकायतों का निस्तारण अपना करवा सकता है। सर, बिहार में शराबबंदी है, कुशीनगर बिहार से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में शराब की तस्करी का ये गढ़ ना बने, शराब अवैध ढंग से सीमा के पार न जाए, इसको लेकर क्या किया जा रहा है, कैसे रोक रहे हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण आप कह सकते हैं इस चीज़ को। हालांकि मैं ये यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि शराबबंदी मतलब जैसे बिहार में है तो निश्चित रूप से जो ओनस है वो बिहार पुलिस भी इसके लिए लगातार सक्रिय रहती है, काम करती है। और हम लोगों की भी जो बॉर्डर की पुलिस है, जो हमारे बॉर्डर के 12 थाने हैं, वो लगातार इस चीज़ को लेकर के कार्रवाई करते हैं। और मैं विगत 6 महीनों का बताऊं तो कम से कम 250 प्लस लोगों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, गुंडा एक्ट के तहत जो है जिला बदर की कार्रवाई की गई है। और भारी मात्रा में जो है शराब, जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं जो यदा कदा हाईवे के माध्यम से या ग्रामीण रास्तों के माध्यम से बिहार पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको लगातार हम लोग जो है इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों तरीके का हम लोग जो है इसमें स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और लगातार इस पे जो है कार्रवाई हो रही है। उसके अच्छे प्रयास भी दिख रहे हैं। और हम लोग जो हमारे बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, उनके SPs के भी हम लोग संपर्क में रहते हैं एंड दे आर रियली क्वाइट सेटिस्फाइड कि जनपद पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है इसमें। सर, क्योंकि कुशीनगर की बात करें तो धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी है। अब अगर पुलिस की बात कर लें तो कितना टूरिस्ट फ्रेंडली है यहाँ का जो पुलिस सिस्टम है? टूरिस्ट फ्रेंडली कितना है यहाँ की जो पुलिस है? बिल्कुल, देखिए कुशीनगर जो है निश्चित रूप से वैश्विक पटल पे जाना माना नाम है। कई देशों के लोग यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट सीज़न जो है वो शुरू भी होने वाला है। तो इसके लिए जो है हम लोग लगातार यहाँ पे एक अलग टूरिस्ट थाना बनाया गया है। जो हमारा मुख्य मंदिर है उसके जस्ट बगल में ही हमारा टूरिस्ट थाना है। उसके लिए डेडिकेटेड जो है वर्कफोर्स वहाँ पे नियुक्त किया गया है और वहाँ पे लगातार जो भी पुलिसकर्मी नियुक्त हैं उनकी लगातार जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसका मैं आपको उदाहरण दूं कि जो अभी जैसे कुंभ
जो अपने आप में वैश्विक स्तर का एक त्यौहार है, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु अभी आए थे, और उसमें हर जनपद के लोगों की, हर जनपद के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहाँ पे लगती है। यहाँ से भी लोग गए थे। तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे नियुक्त थे, उनके व्यवहार की जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना की इस बार, कि काफ़ी फ्रेंडली तरीके से जो है पुलिस पेश आई। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो पुलिस जो है स्वयं आगे बढ़ करके जो है मदद करने, वही जो मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग वाली बात बताई और फ्रेंडली पुलिसिंग वाली चीज़, तो वही सेम स्ट्रैटेजी जो है हम लोग यहाँ पे भी हम लोग अपना रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे नियुक्त हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग करवाई जा रही है, व्यवहार की किसी तरह से शिकायत ना हो। एक मैं इसका उदाहरण मेरे को अभी बात करते हुए याद आ गया कि अभी कुछ समय पहले की ही बात है, थाईलैंड की एक टूरिस्ट आई थी और उनका जो है एक आईफोन जो है वो गुम हो गया था, और मेरे पास जो है कुछ भंते जो हैं वो लोग मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आईफोन गुम हो गया है। तत्काल पता चलते ही हम लोगों ने अपने सर्विलांस टीम को एक्टिव किया और लोकेशन वगैरह हम लोगों ने चेक करवाई, तो उसकी लोकेशन झारखंड आ रही थी उस फ़ोन की। हम लोगों ने प्रॉपर तत्काल हम लोगों ने टीम रवाना की और वहाँ पे जो काफ़ी घेटो वाला एरिया था, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर टीम लगा करके वहाँ से फ़ोन रिकवर किया हम लोगों ने, और फिर वो जो थाईलैंड की जो टूरिस्ट आई थी उनको हम लोगों ने फ़ोन डिलीवर किया। तो शी वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि मतलब पुलिस इतने कम समय में, मतलब विद इन 2-3 डेज़ जो है वो फ़ोन दूसरे स्टेट चला गया, वहाँ से रिकवर करके उनको वापस मिल जाना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो रियली जो लोगों में है वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और जनपद की छवि जो है वो बेहतर भी करता है। सर, कुशीनगर गौ तस्करी की जो घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर होती रहती हैं। अब दिक्कत ये है कि गौ तस्करों के पास जो असलहा है वो भी होता है। अब इस पे कैसे रोक लगेगी और इसको लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए, उनके पास असला होता है तो पुलिस के पास भी असला होता है। तो जैसे मैंने अभी पुराना एग्जाम्पल दिया, तो यूपी पुलिस का मोटो है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यदि हम आम आदमी के लिए फ्रेंडली हैं, तो जो अपराधी है तो उसके लिए हमारे पास सभी साजो सामान हैं उनको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, और वो लगातार किया भी जा रहा है। जो गो तस्करी का इशू है, निश्चित रूप से बॉर्डर का जनपद है और कुशीनगर जो है कुख्यात रहा है इस तरह के अपराध के लिए। और इसमें विगत 6 महीनों में मैं आपको बताऊं तो 150 से ज़्यादा अपराधी अलग अलग राज्यों से, हम लोगों ने अमृतसर से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, यूपी के दूरस्थ जनपदों से, जो 4-4 साल 5-5 साल से जो अपराधी पकड़े नहीं गए थे, उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो ये निश्चित रूप से उसका असर है कि ये कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा गो तस्करी की बात आई है तो मैं आपको बताऊं कि एक नवाचार हम लोगों ने इसको रोकने के लिए किया कि हम लोगों ने जनपद के जितने भी प्रमुख तिराहे और चौराहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर बैरिकेडिंग की है। वहाँ पे 8 बजे रात्रि से 8 बजे सुबह तक आपको प्रॉपर पुलिस फोर्स मिलेगा। जो भी वाहन उस बैरियर को क्रॉस करते हैं उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है, उसका नंबर नोट किया जाता है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एक ये चीज़ है। और जितने भी गो तस्करी में संभावित प्रयोग में आए जाने वाले वाहन हैं उन सब की नंबरिंग करवाई गई है ताकि दूर से ही जो है हम उसको डिकोड कर सकें, उनकी पहचान कर सकें। तो कई स्तर पे जो है इस पे लगातार काम चल रहा है ताकि जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उन पे लगाम लगाया जा सके। सर, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो एक और बड़ी दिक्कत होती है ज़मीन विवाद को लेकर। ज़मीनों के विवाद में गोलियां तक चल जाती हैं। हालांकि अभी आपने बताया कि असला तो पुलिस के पास भी है, हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन कुशीनगर में अगर इस दिक्कत की बात करें तो किस तरीके की दिक्कत है, अभी स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित रूप से भूमि विवाद जो है वो चैलेंजिंग रहता है और कई बार इस तरह के विवादों में जो वो सिविल या राजस्व का प्रकरण रहता है लेकिन वो क्रिमिनल रूप ले लेता है। कई बार मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं और कई बार गंभीर घटनाएं भी हो जाती हैं। उसको लेकर के पुलिस और राजस्व की टीम जो है वो लगातार हम लोग टीम बना करके समन्वय स्थापित करके, जो हमारी यहाँ पे प्रमुख 2 दिवस चलते हैं, थाना दिवस और तहसील दिवस, इसमें जो भी इस तरह के प्रकरण हैं जिसमें राजस्व और पुलिस दोनों की संयुक्त टीम की आवश्यकता पड़ती है,
उसमें इस तरह के प्रकरणों को टेकअप किया जाता है और उसमें ज्वाइंट टीम जो है मौके पे भेजी जाती है। उसमें राजस्व से लेखपाल स्तर का हो, नायब तहसीलदार स्तर के हों, उसी तरह से पुलिस में सिपाही स्तर हो, दरोगा स्तर हो, जहां आवश्यकता पड़ती है और गंभीर प्रकरण होता है वहां थाना प्रभारी स्वयं भी जाते हैं। तो इससे ये रहता है कि जो भी ज्वाइंट टीम जहां पे जाना होता है उनको तत्काल वहां पे भेजा जाता है। और जो गंभीर प्रकरण है, मान लीजिए कोई ऐसा भूमि विवाद है जिसमें दो धर्म के लोग सम्मिलित हैं या जो दो जाति के लोग सम्मिलित हैं, जो भविष्य में उसको जो गंभीर रूप ले सकता है या अलग परिणति उसकी हो सकती है, तो उसको हम लोग सेग्रीगेट करवा करके उसको टॉप प्रायोरिटी पे हम उसका डिस्पोजल करवाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के एजेंडा पे रहता है और उसका जो है लगातार डिस्पोजल भी करवाया जाता है इस तरीके से। एक और उपलब्धि है कुशीनगर ने जो हासिल की है, इसके लिए सबसे पहले चाहूंगी कि आप सब तालियां बजा दें। कुशीनगर यूपी का इकलौता ज़िला है जो रोड एक्सीडेंट में कमी लाने में सबसे ज़्यादा सफल रहा है और उन 8 ज़िलों में भी शामिल है जो 2025 में एक्सीडेंट से होने वाली जहां पर मौतों में कमी आई है। अब आपने ऐसा क्या किया है ज़िले में सर, बताइए, ताकि जो बाकी ज़िले हैं वहाँ भी मॉडल की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि यूपी जो है वो देश का सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट वाला प्रदेश भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें जो मृत्यु होती है वो बहुत ही दुखद रहता है कि किसी, और जनरली जो नए उम्र के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनकी ही दुखद मृत्यु होती है। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और एक ZFD प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, कि हमें डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे बनाने हैं जिसमें ज़ीरो फैटेलिटी हो। तो उसी को लेकर के जनपद के 8 थाने जो हैं, चूँकि यहाँ से NH गुजरता है हमारा, तो 8 थानों को चिन्हित किया गया जिनमें क्रिटिकल कॉरिडोर्स बनाए गए। क्रिटिकल कॉरिडोर्स मतलब कि NH के वैसे पोर्शंस को चिन्हित किया गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। विगत सालों में एनालिसिस करवाया गया और एक्सीडेंट होते थे और वहाँ पे मौतें होती थी। तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से जोन्स हैं, ऐसे कौन से ब्लैक स्पॉट्स हैं, ऐसे कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं होती रही हैं और जहाँ पे एक्सीडेंट के क्रम में जो है मृत्यु होती रही है। और लोकेशन के साथ साथ हमने उसका टाइम एनालिसिस भी करवाया कि वो टाइम पीरियड कौन सा है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और जिन टाइम पीरियड में ज़्यादा मृत्यु होती है। तो वो निश्चित रूप से शाम का समय जैसे होता है जिसमें कुछ ड्रंक एंड ड्राइव वाली भी चीज़ होती है, या मान लीजिए रात का समय होता है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है जब व्यक्ति की, मान लीजिए जो लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो और आँख ज़रा सी झपकी लग गई और फिर कई बार उसमें बहुत फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया और इसमें जब भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है, वो RTO हो सकते हैं, वो PWD हो सकता है, तो एक जॉइंट टीम के तौर पे हम लोगों ने पूरे जनपद में इसका एक अभियान चलाया है और उसी का ये रिज़ल्ट है कि ये पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है कि एक्सीडेंट्स में और एक्सीडेंटल डेथ्स में जो है वो क्रमशः जो है वो गिरावट आई है। सर, क्या कुशीनगर में संगठित अपराध है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा गैंग है जो मौजूद है? देखिए, बहुत पहले इस तरह के संगठित अपराध तो निश्चित रूप से यहाँ पे थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यप्रणाली और जो दिशा निर्देश है उसके क्रम में लगातार पुलिस एक्शन के कारण जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि संगठित अपराध है, लेकिन यदा कदा समाज है तो अपराध हमेशा होगा और उसमें जो है पुलिस एक्शंस के कारण लगातार गिरावट आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आंकड़े देखेंगे और विगत वर्षों से आप तुलना करेंगे तो जघन्य अपराधों में भी गिरावट आई है और संगठित अपराध निश्चित रूप से नहीं है। इसका एक कारण मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो अपराधी हैं उनमें एक तो प्रिवेंटिव कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है कि अपराध करने से पहले हम प्रिवेंटिव जो हमारे एक्ट्स हैं, गुंडा है, गैंगस्टर है, हम उसके तहत कार्रवाई करते हैं। और पैरेलल जो एक चीज़ है वो प्रोसिक्यूशन वाली चीज़ होती है कि मान लीजिए कोई अपराधी है और हमें पता है कि ये दुर्दांत अपराधी है तो और ये सुधरने वाला नहीं है, यदि ये समाज में बाहर रहेगा तो ये निश्चित रूप से पुनः अपराध करेगा। तो उसका एक तरीका रहता है कि हम वैसे केसेस को टेकअप करते हैं और हम प्रोसिक्यूशन के माध्यम से हम सज़ा करवाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, मुझे अभी बात करते करते याद आ गया सज़ा पे। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक यहाँ पे बड़ी जघन्य घटना कारित हुई थी जटाहा बाजार थाना क्षेत्र में। एक व्यक्ति ने
रेप एंड मर्डर किया था 10 साल के बच्चे का, और घटना के बाद ब्लाइंड केस था बिल्कुल, और हम लोगों ने टीम लगाई, पूरी एसओजी टीम लगी, सर्विलांस टीम लगी, थाने की टीम लगी, और सभी टीमों ने बहुत अच्छा काम करते हुए 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड केस हम लोगों ने वर्कआउट किया। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बहुत गौर करने वाली बात ये थी कि जो घर के परिवार वाले लोग थे उन्होंने 5 लोगों को नामजद किया कि एक बगल में शादी थी, शादी हो रही थी, बच्चा जो था वो शादी वाले घर में शाम में कुछ खाने पीने के लिए चला गया था, और बच्चे की डेड बॉडी रात में मिली। तो उन्होंने जिनके घर में शादी थी उन लोगों को नामजद करते हुए कि इन्हीं लोगों ने दुष्कर्म करके हमारे बच्चे की हत्या कर दी, उन लोगों को नामजद कर दिया। तो आप जनरली देखेंगे कि कई बार इस तरह की शिकायत भी देखने को मिलती है कि जब नामजद मुकदमा है तो पुलिस बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, उन लोगों को गिरफ्तार करके अपना जेल भेज के केस ख़त्म कर देती है। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम किसी भी घटना का सफल अनावरण करें, घटना सही खुले। तो हम लोगों ने उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, और बात ये निकल के आई कि उसका पड़ोसी क्या, वो रिश्तेदार ही था व्यक्ति का, उस बच्चे का, जिसने इस तरह की घटना कारित की थी। तो एक तो ये कि जो 5 लोग गलत नामजद किए गए थे, और 302 जैसे मुकदमे में, कि यदि मान लीजिए पुलिस उनको गलत जेल भेज देती तो उन 5 की जो है ज़िंदगी खराब हो जाती। एक तो हम लोगों ने उनको बचाया 302 जैसे गंभीर धाराओं में गलत फंसने से। दूसरी चीज़ कि सही अपराधी को हमने सलाखों के पीछे भेजा। तीसरी चीज़ कि इस घटना का हमने 10 दिन के अंदर चार्जशीट हमने लगाया, एकदम साइंटिफिक तरीके से हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, डीएनए वगैरह हमने इसमें कलेक्ट किया, फॉरेंसिक लैब से उसका टेस्टिंग करवा करके विद इन 10 डेज़ हम लोगों ने सारी रिपोर्ट्स मंगवाई, और 10 दिन के अंदर हमने चार्जशीट लगवाया। उसके बाद जुडिशरी में लगातार हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन टीम के माध्यम से लगातार पैरवी की। इस केस को हमने फास्ट ट्रैक पे ट्रायल पे लगवाया, और घटना होने के 30 दिन के अंदर इसमें फांसी की सज़ा हम लोगों ने करवाई। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, और घटना के बाद उसका जब व्यक्ति देखता है कि घटना हुई है, और देखते देखते विद इन कुछ दिनों के अंदर जो है उसमें सज़ा हो जाए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस बनता है लोगों का। सर, एक समय कुशीनगर के बारे में कहा जाता था कि गंडक, गन्ना और गुंडई यहाँ उफान पर होते हैं। अब स्थिति बदली है, लेकिन पुलिसिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि गुंडई की जो पौधशाला है, खासकर स्कूल कॉलेज, वहाँ पर जागरूकता फैले कि छात्रों के बीच गुंडई की तो क्लासरूम से सीधा कोर्टरूम पहुँचोगे। अब इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक इसको यदि आप क्राइम के लिए निश्चित रूप से कहा जाता है कि निब इन द बड वाली चीज़, कि जब वो शुरुआती दौर में है आप तभी उसको कंट्रोल कर लीजिए, ताकि आप बड़े अपराध जो है आप होने से रोकें। और जो एक नई उम्र होती है बच्चों की, जो कॉलेज में बच्चे होते हैं, तो एक वो एज भी ऐसी होती है, और वो कई बार मूवीज़ से और बाकी चीज़ों से, जो वेब सीरीज़ वगैरह हैं उनसे भी इस तरह से कई बार प्रभावित हो जाते हैं कि वो गलत धारा में जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए जो है पुलिस कई तरीक़ों से काम करती है। अवेयरनेस कैंपेन लगातार हम लोग चलाते हैं। उसमें एक तो जैसे साइबर वाला भी एंगल हम लोग रखते हैं कि जो साइबर अपराध होते हैं उसके लिए हम लोग लगातार जागरूक करते हैं। और हम लोगों ने स्कूल में, हर स्कूल में जो है हम लोगों ने एक पिंक बॉक्स टाइप का या शिकायत पेटी हम लोगों ने लगा रखी है कि किसी को भी कोई दिक्कत हो, मान लीजिए स्कूल में कोई लड़की है, बालिका है, बच्ची है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, या कोई मान लीजिए कि डरा धमका ही रहा है किसी दूसरे बच्चे को, या रैगिंग टाइप की चीज़ ही हो रही है, तो आप एनोनिमस जो है उस चिट्ठी में डाल सकते हैं, और वो लगातार जो है पुलिस की टीम वहाँ पे जाके उसको खोलती है और वो शिकायत का प्रॉपर निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा जो छुट्टी का समय होता है, हमारी पीआरवी की 112 की गाड़ियाँ होती हैं, वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं कि ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस रहे और जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनके ऊपर लगाम लगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है एक होलिस्टिक तरीके से हम लोग अप्लाई करके इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सर, आपने साइबर क्राइम का जिक्र किया और ये कह भी सकते हैं कि महामारी जैसा बन गया है साइबर क्राइम। कुशीनगर की बात करें तो क्या इसकी चपेट में है? क्योंकि अब साइबर क्राइम के भी अलग अलग तरीके हो गए, लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर साइबर क्राइम कर रहे हैं।
करोड़ों का खेल है ये, और इस पर किस तरीके से जो लगाम है वो लगाई जा सकती है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्राइम की दुनिया में भी जो है वो शिफ्ट होता है हमेशा पैटर्न। पहले जैसे ऑन रोड क्राइम होते थे, लोग परेशान करके या बलपूर्वक जो है अपराध कारित किया करते थे। अब मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के युग में आने से क्राइम के पैटर्न में भी चेंज हुआ है और लगातार साइबर की जो घटनाएं हैं, साइबर क्राइम की घटनाएं हैं, वो घटित होती हैं। और जो आपने बताया कि यूनिफॉर्म में निश्चित रूप से डिजिटल अरेस्ट टाइप की चीज़ें भी जो हैं वो सुनने को आती हैं। तो इसमें मैं आपको बात बताऊं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग है। लगातार इस चीज़ को लेकर के मीटिंग्स होती हैं हर स्टेट में। I4C जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो NCRP पोर्टल है हमारा, वो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ मान लीजिए अपराध कारित हो रहा है तो वो अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकता है। और हर थाने में एक साइबर सेल अलग से गठित किया गया है, जो हर जनपद में एक साइबर थाना अलग से गठित किया गया है। तो किसी भी, और मैं एक चीज़ बता दूं, मान लीजिए किसी के भी साथ, यहाँ पे जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी के भी साथ मान लीजिए इस तरह की साइबर फ्रॉड की घटनाएं घटित होती हैं, तो यदि आप 24 घंटे के अंदर बिना देरी किए हुए, पहली चीज़ इसमें है रिस्पॉन्स। आप यदि 24 घंटे के अंदर आप पुलिस के पास चले जाएं, आप अपनी समस्या बता दें और पूरा आप घटनाक्रम बता दें कैसे कैसे हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि आप टाइमली बता दें। दूसरी चीज़ ये निश्चित रूप से चैलेंज वाली बात है, क्योंकि ये घटना जो है यहाँ पे मान लीजिए घटना कारित हुई, लेकिन घटना करने वाला हो सकता है कि दिल्ली में बैठा हो, झारखंड में बैठा हो, छत्तीसगढ़ में बैठा हो, कर्नाटक में बैठा हो, तो वो जनपदीय पुलिस के लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल UHM होम मिनिस्टर जी के स्तर से ये लगातार ये पहल की जा रही है कि सभी राज्य इसमें एक साथ काम करें। कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ के जो अपराधी हैं, यदि मैं काम करूँगा तो भले उसने कहीं भी अपराध किया हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यदि यहाँ किसी के साथ अपराध हुआ और अपराधी यदि झारखंड का है, तो झारखंड की पुलिस यदि एक्टिव होगी तो निश्चित रूप से देश के अलग अलग जनपदों में जहाँ अपराध हो रहा है वहाँ पे गिरावट आएगी। तो मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा आपके मन से कि हमारे यूपी पुलिस में पूरा का पूरा जो सेटअप है वो तैयार कर लिया गया है। हर थाने में साइबर सेल है, हर जनपद में एक साइबर थाना है और ट्रेंड लोग हम लोगों ने वहाँ पे लगाए हैं। बस दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जागरूकता के स्तर पे आती है। कई बार लोगों को पता होते हुए भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो थोड़े एजेड लोग हैं, उनके पास भी आजकल फ़ोन है, लेकिन वो कई बार झांसे में आ जाते हैं। तो उसको लेकर के भी हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी हम कहीं पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हों तो हम एक बार नहीं, हम 10 बार सोचें कि वो चीज़ सही है कि नहीं है। यदि हम उस पर एक बार डबल थॉट हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हम इस तरह के चीज़ों से बच सकते हैं। सर, सोशल मीडिया की बात करें तो दो धारी तलवार है। वो मददगार भी है, अब अपराध छिपता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ जो अफवाह की फैक्ट्री है वो भी बनने का खतरा रहता है। इससे कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया है वो बहुत चैलेंजिंग हो गया आज के समय में। और हर व्यक्ति जो है आज के समय में दुनिया से जुड़ा हुआ है। जस्ट एक क्लिक अवे आपको कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी देखना हो, देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो तुरंत हम अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो ऐसे में इसका पॉजिटिव भी है कि हमें जो सूचना का प्रवाह है, सूचना का प्रसार है, वो बहुत तेज़ है। ऐसा नहीं है कि आज गांव के इंटीरियर में कोई व्यक्ति है और उसको पता नहीं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। पढ़ाई लिखाई इससे बहुत सुगम हो गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें अफवाह बहुत ज़्यादा फैलती है और उसमें AI के आगमन से जो है और ये बहुत दिक्कत हो गई है। कोई भी आप वीडियो देखें तो ज़रूर एक बार सोच लें कि क्या ये सही है या फेक वीडियो है, क्योंकि इतने उन्नत किस्म के फेक वीडियोस बन रहे हैं कि आदमी को एक बार सोचना पड़ जा रहा है कि ये सही है या गलत है। उसमें कई बार ऑफिसर्स के, पॉलिटिशियंस के, फेमस पर्सनालिटीज़ के इस तरह के वीडियोस आ जाते हैं और जनता निश्चित रूप से
इनोसेंट होते हैं लोग और वो उसको मान लेते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वो सही है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हर जनपद में एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया है और उसमें हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, हम लोग उसको लगातार मॉनिटर करते हैं और जो भी लोग इस तरह के गलत अफवाहें फैलाते हैं हम लोग उनको ट्रेस करके उनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ Thank you so बातचीत much. करने के लिए। जब भी कभी विकास की बात होती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब ज़िले का विकास होता है तो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और कुशीनगर की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, सुविधाएं कैसी हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड यहीं के सीएमओ से जानेंगे। तो अगले जो हमारे मेहमान हैं मंच पर उनको बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश को मैं बुलाऊंगी मंच पर और चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से थोड़ा मुश्किल ज़िला है कुशीनगर, कैसे हैंडल कर रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, ट्री लाइन टेकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आई हुई समस्त लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए मैम, आपका ये सवाल है कि कुशीनगर, जब मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है जैसे सीएमओ कुशीनगर, तो कुशीनगर के बारे में मैंने जान लिया था कि ये प्रॉब्लम है वहाँ। फिर भी मैंने इसे चैलेंज के तौर पे लिया और मेरा काम है यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना और मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। मेरा पहला उद्देश्य और लास्ट उद्देश्य यही है कि जो जितनी यहाँ हेल्थ यूनिट्स हैं उनको मैं स्ट्रेंथन कर दूँ। अगर वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी तो जो आसपास की समस्याएं, मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें मुझे थोड़ा यही प्रयास करना है कि जो मेरी हेल्थ यूनिट्स हैं उन पे जो स्टाफ्स है वो उपलब्ध रहे, समय से जनता को सेवाएं दें, रात्रि सेवा में भी अपनी सेवाएं दें, इमरजेंसी सेवाएं 24 आवर्स चलें और वहाँ पे जो उपकरण हैं वो क्रियाशील रहें, साफ़ सफाई रहे। मैं जब भी मीटिंग लेता हूँ तो सिर्फ ये कहता हूँ, वे देखिए हेल्थ यूनिट्स में हम 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे कि किसी भी हेल्थ यूनिट पे दवाई, सफाई और मधुर व्यवहार, इन तीनों चीज़ों पे हम अगर फोकस करेंगे तो काफ़ी कुछ समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। दवाई गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है हर यूनिट पे, सफाई भी हमारी तरफ से हो रही है। हमें सिर्फ आम जनता से मधुर व्यवहार अपनाना है। वो अगर सेटिस्फाई होकर जाएंगे, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी हेल्थ यूनिट में जो लोग आते हैं वो जब निकलें तो उनके चेहरे पे सेटिस्फैक्शन हो। सर कुशीनगर की बात करें तो वर्षों से इंसेफ्लाइटिस प्रभावित जिलों में से एक रहा है, अभी क्या स्थिति है? और अगर बात करी जाए सबसे प्रभावित जो ब्लॉक हैं वो कौन से हैं यहाँ पर? बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। ये जो डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, इंसेफ्लाइटिस से बहुत ही पीड़ित रहा है। इससे पहले जब मैं आगरा में था तो जब यहाँ इंसेफ्लाइटिस बहुत ज़ोरों पे थी तो अन्य जनपदों से भी जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको यहाँ बुला के पोस्ट किया जाता था। बीआरडी कॉलेज के ये हाल थे कि बेड तो भरे हैं, ज़मीन पे भी इंसेफ्लाइटिस के बच्चे रहते थे। परंतु जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस समस्या को भली भांति समझा, इसकी जड़ तक गए, इसका असली कारण क्या है उस पर काम किया और आज आपके सामने है कि एन्सेफ्लाइटिस यहाँ एक सपना बन के रह गई है। और अभी की बात करें तो एन्सेफ्लाइटिस यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल है। जहाँ तक आप हॉट स्पॉट ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो अभी जैसे ये अभियान हमारा साल में 3 बार चलता है, अभी भी चल रहा है, अभी एक और चलेगा। तो इस अभियान के दौरान अभी तक जो हमारे यहाँ इस तरह के केसेज आए हैं, 15 केस आए हैं, परंतु उसमें एन्सेफ्लाइटिस का कोई केस नहीं है। डेंगू मलेरिया के हैं, सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल निरोगी हैं। हॉट स्पॉट में देखिए एक हमारा ब्लॉक है रामकोला, खड्डा और बिशनपुरा। ये 3 ज़्यादा ब्लॉक हैं जो हॉट स्पॉट हैं, इन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हमने अपने MIC से भी कह रखा है कि जो आशा और ANM है वो फील्ड में ज़रूर जाएं और इनके जो ग्राम प्रधान हैं इन एरिया के, उनके भी नंबर हमारे CSC पर हैं और ग्राम प्रधान के पास भी डॉक्टर का नंबर है, तो वो आपस में बातचीत करके भी स्थिति की जानकारी लेते रहते हैं।
सर एक दौर था जब कुशीनगर में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा थी, यानी डिलीवरी के समय बहुत सी माँओं की और बच्चों की जो मृत्यु है वो हो जाती थी। अभी की अगर बात करें तो क्या स्थिति है और इन इंडिकेटर्स पर कहाँ पर है कुशीनगर ज़िला? ये आपका कहना सही है कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की बात करें तो पहले काफ़ी थी, परंतु इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। देखिए इस समय जो हम मातृ मृत्यु दर देखें तो हमारे यूपी का 154 प्रति लाख जीवित जन्म है और जो हमारे यहाँ का कुशीनगर का है वो 202 है। मातृ मृत्यु दर हम निकालते हैं कि अगर 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो उस दौरान हमारे यहाँ कुशीनगर में 202 बच्चों की माताओं की डेथ हो जाती है डिलीवरी के समय। तो इसमें बहुत सुधार आया है और इसकी वजह है कि पहले जो डिलीवरी होती थी, आप जानते होंगे, होम डिलीवरी ज़्यादा होती थी, दाई लोगों के द्वारा होती थी। अब हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसी का ही रिजल्ट है कि मातृ मृत्यु में कमी आ रही है। आज किसी को भी अगर जैसे डिलीवरी के समय हमारी जो आशाएं हैं या ANM हैं, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, वो ट्रैकिंग करती हैं और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 102 एम्बुलेंस उपलब्ध है। आप उस पर कॉल करेंगे और आपको वो नज़दीक के किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में छोड़ देगी और उसकी वजह से जब वहाँ पर डिलीवरी होगी तो प्रशिक्षित डॉक्टर होंगे, पीडियाट्रिशियन प्रशिक्षित होंगे। तो इस तरह के क्षेत्र एरिया में अगर डिलीवरी होगी तो निश्चित तौर से उसमें मातृ मृत्यु बहुत घट जाएगी। सर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो एक बड़ी समस्या होती है, जो महिलाएं होती हैं वो अनीमिया से पीड़ित होती हैं, खासतौर से गर्भवती महिलाएं। अगर कुशीनगर की बात करें तो ये कितनी गंभीर समस्या है और फिलहाल इसको दूर करने के लिए क्या जो ठोस कदम है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए मैम, इससे पहले आपने कहा था मातृ मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण है वो एनीमिया ही था। अब चूंकि हमारी तरफ से बहुत, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई भी जो गर्भवती माता होती है तो उसको एंटीनेटल विजिट दी जाती हैं, उसमें ये डिटेक्ट हो जाता है वो हीमोग्लोबिन से जांच करके कि ये एनीमिक है या नहीं। और एक होता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व डे, PM, ये डे फिक्स है 1/16/1924। उस दिन डॉक्टर भी इन एंटीनेटल केसेज को देखता है और उसमें भी ये डिटेक्ट कर लिया जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम फिर ट्रैक करके उनको इंस्टीट्यूशन पे ही प्रोवाइड कराते हैं ताकि इनकी डिलीवरी वहाँ पे हो जाए। और इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी हमारी सेंटर पे रहता है, वो भी इनसे पूछते रहते हैं जब तक डिलीवरी का टाइम आता है कि आप ठीक हैं, और इसको ट्रैक करते हुए अंत में जो फाइनल रिजल्ट है वो इंस्टीट्यूशन पे ही डिलीवरी करा के इस तरीके से रोका जाता है। और एनीमिया मुक्त भारत जो चल रहा है उसमें आयरन टैबलेट प्रत्येक गर्भवती माता को 180 टैबलेट दी जाती हैं और आशा से कहा जाता है कि अपने सामने अपने ऑब्जर्वेशन में इनको खिलाओ, क्योंकि आयरन की कमी से क्या होता है कि जब एनीमिया होती है तो डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पोस्टमार्टम हेमरेज, और वो एक मुख्य कारण है मातृ मृत्यु का। सर टीकाकरण एक बड़ा अभियान है जो सरकार चला रही है, राज्य सरकार की बात करें तो अब इसमें जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है। क्या अगर इस ज़िले की बात करें तो टीकाकरण को लेकर क्या लोग जागरूक हैं और अभी स्थिति क्या है? टीकाकरण वास्तव में एक बहुत बड़ा अभियान है और आप शुरू से देख रहे होंगे कि अभी तक जो टीकाकरण है उससे हम 12 तरह की बीमारियों से अपने बच्चों की मृत्यु में जाने से बचा रहे हैं। और अभी सरकार ने एक और टीकाकरण शुरू किया गया है, HPV। ये उन किशोरियों के लिए है जो 14 साल से ऊपर की हैं परंतु 15 साल क्रॉस नहीं कर पाई हैं। ये टीका उनके लिए है कि देखा गया कि बहुत सी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से कालग्रसित हो रही हैं, तो ये टीका अगर उन किशोरियों को लग जाए तो इस कैंसर जैसी बीमारी से उनका बचाव हो जाता है। बहुत महंगा टीका है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि जो भी लड़कियां या किशोरियां 14 वर्ष की हैं, स्कूल में हैं या कहीं भी हैं, वो इस टीके का ज़रूर लाभ उठाएं। ये टीका प्रतिदिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर लगता है। इतवार के दिन भी, रविवार को भी जब आयुष्मान आरोग्य मेला लगते हैं उसमें भी इसकी सुविधा है। तो HPV वैक्सीनेशन लगेगा तो सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। टीकाकरण में आपने देखा होगा जब टीके लगते थे तो आज स्मॉल पॉक्स
और पोलियो, ये बीमारियों से हम निजात पा चुके हैं। आने वाले समय में अगर हम ये 12 तरह की बीमारियों से भी धीरे धीरे निजात पा लेंगे। बस ये है कि टीकाकरण के लिए 100% टीकाकरण होना चाहिए, कोई भी बच्चा छूटे ना, कोई भी गर्भवती माता ना छूटे। सर, क्या कुशीनगर ज़िले के जो सभी बच्चे हैं उनका टीकाकरण हो रहा है, और जो बच्चे छूट जाते हैं उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाता है? हमारी ANM और जो आशा हैं अपने क्षेत्र में जो भी टीकाकरण के लाभार्थी हैं उनकी एक लिस्ट बनाती है, उसको हम ड्यू लिस्ट कहते हैं। और जब टीकाकरण सेशन होता है तो यूजुअली 2 दिन होता है, बुधवार को और शनिवार को। उस दिन टीकाकरण सत्र पर ANM टीके लेके जाती है, और जो आशाएं हैं वो आशाएं क्षेत्र में जाके लाभार्थियों को बुला के लाती हैं। जो बच्चे आ जाते हैं उनको सूची से हटा देते हैं, और जो बच्चे रह जाते हैं उनको दूसरे सत्र में फिर बुलाते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो हमारी आशा उनके घर जाके बात करती है कि क्या वजह है। कई प्रकार के रेजिस्टेंस भी डेवलप होते हैं, जो बच्चे मना करते हैं उनके माँ बाप के, हम नहीं लगवाएंगे टीके। तो वहाँ पे हम अपने डॉक्टर को ही भेजते हैं, और कभी कभी प्रशासन की भी मदद लेके, जैसे हम इनको किसी न किसी तरीके से सैचुरेट करा के बच्चे को टीका ज़रूर लगवाना है। सर, बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जो है वो बड़ी महामारी के तौर पर देखी जाती है। बरसात का सीज़न भी शुरू हो चुका है। अब मलेरिया को रोकने के लिए लेकर या डेंगू की बात करें, क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं कुशीनगर ज़िले में, और क्या हॉट स्पॉट गाँव के लिए भी कोई माइक्रो प्लान है? देखिए, ये जो मच्छर जनित रोग हैं और बरसात के सीज़न में ये ज़्यादा पनपते हैं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से 3 बार साल में विशेष संचारी रोग अभियान चलाया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल की तरह काम करता है, परंतु अन्य 15 विभाग हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, और उनका सबका अपना अलग काम है। जैसे राजस्व विभाग का काम है गांव में जो झाड़ियाँ आड़ियाँ हैं उनको काटना, ड्रेनेज सिस्टम को सही करना। कृषि विभाग का है चूहे छछूंदर इन पर कंट्रोल करना। तो सभी विभाग मिलकर सहयोग करते हैं, और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग नोडल की तरह काम करता है। 20 दिन के लिए जो हमारी आशा हैं वो घर घर जाके दरवाज़ा खटखटा के एक एक मुखिया से पूछती हैं, उसको हम कहते हैं दस्तक अभियान। तो उनका काम होता है 5-6 तरह के सवाल पूछती हैं वो, कि घर में किसी को बुखार तो नहीं है, किसी को खांसी आंसी तो नहीं है। इस तरीके से टीबी, मलेरिया, डेंगू इस तरह के केसों को आइडेंटिफाई करते हैं। घर में ये भी देखते हैं कहीं पे पानी जमा तो नहीं है, उसमें मच्छर तो नहीं पनप रहे। इस तरीके से सभी विभाग मिलके स्वास्थ्य विभाग नोडल की तरफ पे इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई करके कंट्रोल किए हुए हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनको स्वास्थ्य शिक्षा देकर भी बताते हैं कि ये नहीं करना, फुलास्तीन के कपड़े पहनने, मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये सब इस तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं। सर, कुशीनगर में CHC और PHC का क्या हाल है? क्या तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पर मौजूद हैं, या फिर अभी भी ज़िला अस्पताल में मरीज़ों को रेफ़र किया जाता है? देखिए, कुशीनगर की अगर बात करें तो इस ज़िले में 15 CHC हैं, हर ब्लॉक में एक CHC है, और 60 PHC हैं। और नीचे आप जाएंगे तो सेंटर हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वो करीब 300-400 के आसपास हैं। बट अगर इनकी सुविधाओं की बात करें तो CHC पे लगभग काफ़ी सुविधाएं हैं, और वही एक यूनिट ऐसी है जो 24 घंटे आपको इमरजेंसी सेवाएं देगी। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे ट्रॉमा के हैं, जिसमें गोल्डन पीरियड बहुत मायने रखता है, उसको रेफ़र करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है CHC से नज़दीक की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या गोरखपुर में, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध हैं। तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेज हैं उन्हें भी हम सीजर ऑपरेशन वहीं करा के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सर, ज़िले में कितने CHC जो हैं उनमें डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी जैसी जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं? पैथोलॉजी तो मैडम लगभग हर CHC पे हैं, और तीन CHC पे जैसे कप्तानगंज है, फाजिल नगर है और हाटा है, यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है। यहाँ पे उस तरह की पैथोलॉजी की जांच हैं जो जिनके लिए हमें जिला अस्पताल के लिए भेजना पड़ता था, अब ये सुविधा वहीं पर है। और जहाँ तक एक्सरे की बात है, एक्सरे सभी CHCs पर है। डिजिटल एक्सरे सिर्फ कसिया में है। सर, 108 और 102 एम्बुलेंस की औसत जो रिस्पांस टाइम है वो कुशीनगर में क्या है, और क्या कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहां पर इसकी पहुंच नहीं है, यानी एम्बुलेंस जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं?
102 एम्बुलेंस जो हैं कुशीनगर में 37 हैं और 108 34 हैं। इसके अलावा हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट की भी एम्बुलेंस हैं, वो भी 4 हैं और 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट भी हैं। इनका जो एवरेज हम रेस्पॉन्स टाइम देखते हैं तो 4.5 मिनट से 5.5 मिनट के आसपास आता है। 102 एम्बुलेंस हैं, वो गर्भवती माता और छोटे बच्चे 1 साल तक के बच्चे के लिए है। 108 एम्बुलेंस जो हैं वो सभी प्रकार के रोगियों को ले जाने के लिए, आप उन पर कॉल करिए, आपको वहाँ से जहाँ से एरिया है वहाँ से पिकअप करके नज़दीक के हेल्थ यूनिट पे पहुँचा देंगे। ये 108 का काम है। तो इन एम्बुलेंसों के माध्यम से जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उससे भी ये मोर्टेलिटी में काफ़ी गिरावट आई है। सर, आपने एएनएम का जिक्र किया। आशा और एएनएम कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या सभी उपकेंद्र नियमित चल रहे हैं और इनकी जो मॉनिटरिंग है वो किस तरीके से हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो आशा है और एएनएम है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन कह सकते हैं, और ये लगभग सभी कामों में इन्वॉल्व हैं। और इनका आप अगर सुपरविज़न करें तो आशाओं के ऊपर आशा संगिनी होती हैं जो इनकी मॉनिटरिंग करती हैं, हर कार्य की समीक्षा करती हैं। उसके ऊपर BCPM होते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट मैनेजर। ऐसे ही आप एएनएम के देखेंगे तो एएनएम के ऊपर हेल्थ विजिटर होती हैं, वो मॉनिटरिंग करती हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे MYC होते हैं, वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट करते हैं। और कभी कभी जो हमारे CMO हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे डिप्टी CMO ACMO, वो भी जा के विजिट करके मॉनिटरिंग करके इनके कार्यों का रिव्यू करके समीक्षा करते रहते हैं। सर, एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। अक्सर ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की बात कर लें या निजी अस्पताल, ऐसे कई इलीगल तरीके से वहाँ पर चल रहे होते हैं। तो अगर कुशीनगर की बात करें, यहाँ पर अभी क्या स्थिति और इसकी रोकथाम कैसे की जा रही है? ये मैम यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे मैं अभी तक जूझ रहा हूँ और खूब एफर्ट्स कर रहा हूँ कि इसमें जितना सुधार हो सके कर सकें। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि जो भी अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलना चाहे तो वो यूपी हेल्थ पे जाके अपना पोर्टल पे जाके अप्लाई करेगा। तो इसमें हमारे नोडल हैं, डॉक्टर हैं, उनके साथ एक डॉक्टर और जाता है। वो जो भी अप्लाई करते हैं वहाँ जाके वहाँ जो भी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो मानक हैं उनको चेक करते हैं। और मैं खुद ख़ास तौर से उन हॉस्पिटलों को जहाँ पे डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा या कोई ऑपरेशन होगा, मैं उनकी बात को भी नहीं मानता हूँ। मैं उनसे संबंधित जो सर्जन हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं खुद अपने पास बुलाता हूँ, एक बार उनसे मिलता हूँ, उनका असेसमेंट करता हूँ और उनको कुछ चीज़ें समझाते हैं। मेरा मेन मकसद यही है कि कम से कम गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मृत्यु सिजेरियन या ऑपरेशन के दौरान ना हो, और इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत Thank you. करने के लिए। कुशीनगर में जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा है उसका क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को शिक्षित किया जा रहा है और आने वाले समय में कह सकते हैं कि वर्तमान के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब जो अगले मेहमान हैं हमारे मंच पर, उनको बुलाना चाहूँगी। यहाँ के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर KP गोंड को मैं आमंत्रित करूँगी मंच पर और चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज, ये ज़िले और इकोनॉमी दोनों के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है और किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरे मेडिकल कॉलेज को चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे कॉलेज में अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया हूं, मात्र 22 को मैंने ज्वाइन किया था, और इसी बीच ये अच्छा प्रोग्राम इतना लगा कि इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद सर। धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। रही बात कुशीनगर जी जो कह रही है मेडिकल कॉलेज और इकोनॉमिक, दो चीज़ें आपने पूछा मुझसे ना। जी सर, पहले स्वास्थ्य और इकोनॉमी दोनों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है। पहले हमारे यहाँ, मैं कुशीनगर ज़िला का ही रहने वाला हूँ, पहले मेरे यहाँ केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था, वो 100 बेड का होता था हॉस्पिटल। अब जब से मेडिकल कॉलेज हुआ है तब से 436 बेड हो गया मेरे यहाँ, 436 बेड हो गए हैं। तालियां बजा दीजिए ज़रा एक बार जोरदार। तो इससे बहुत ज़्यादा एक तरह से सीधे चौगुना डेवलपमेंट हुआ। हमारे पहले जो पेशेंट जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे, इवन हमारे बिहार से भी जुड़ा हुआ बॉर्डर है हमारा, सारे पेशेंट जो आते थे वो बाहर जाते थे,
अब मेरे यहाँ रुकने लगे हैं। हमारे यहाँ दोनों चीज़ के डेवलपमेंट एक तरह से हुआ। एक तो मेडिकल कॉलेज बना, बेड की संख्या बढ़ी और सारी सुविधाएं मेडिकल की जितनी चीज़ें वो बढ़ी। उसके साथ साथ इकोनॉमिक के रूप से अगर देख रही हैं तो किसी भी जगह पे, चाहे जिला की हो या कहीं भी, कोई भी नया जब प्रोजेक्ट लगता है तो उसके आसपास वहाँ के सारे चीज़ों का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से डेवलपमेंट होता है दोनों तरफ से। चूँकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारे वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं वो मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी ज़िले से करें। जो बाहर से आता है वो अलग चीज़ हो गया, भाई हमारी मजबूरी होती है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ से करते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ के आसपास जो व्यापारी वर्ग है वो लोग भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों तरह से बेनिफिट होता है, एक तो चिकित्सा का भी, ऊपर से इकोनॉमी का भी। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा आबादी है, युवा आबादी बड़ी है। वहीं केरल एक छोटा राज्य है, लेकिन केरल में मेडिकल प्रोफेशनल्स की संख्या को देखें और जब हम यूपी में देखते हैं तो सर ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। केरल एक छोटा राज्य है और केरल में सबसे ज़्यादा, जो अभी तक आपने देखा होगा, इंडिया का सबसे, क्या कहा जाए, एजुकेशन में टॉप मोस्ट पे है। अब हमारे यहाँ भी तो योगी जी का जो मिशन है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बना है। तो इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी हो जाएगा। आने वाले समय में लगभग हम लोग बराबरी कर लेंगे। तो इसलिए ज़मीन आसमान का अंतर बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगा। सर, एक समय था जब कुशीनगर में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे थीं। आप तो यहीं के, आपने बताया, आप खुद यहाँ के जाने माने डॉक्टर हैं। सर, ज़मीनी हकीकत समझते हैं, मेडिकल कॉलेज में क्वालिटी शिक्षा किस तरीके से अब आप सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पहले इस तरह से था भगवान के भरोसे, और मुझे लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बना। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी दुर्व्यवस्था हमारे मेडिकल कॉलेज में था और जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उस सारी चीज़ों को जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितनी चीज़ें हमारी, जो चीज़ें मिलेंगी एनएमसी के थ्रू, वो सारी चीज़ों को मैं फॉलो करूं और मेरे जितने पेशेंट हैं वो सारे सिस्टम को जो लाभ उठाएं और उनको किसी भी तरह से यहाँ से रेफ़र करने की कोशिश ना करें। हम यहीं पे सारे ट्रीटमेंट करें और उनको प्रोवाइड करें, जिससे वो खुश होकर जाएं और हमारे कॉलेज का नाम लें, मेरा नाम लें, हमारे ज़िले का नाम लें। सर, मेडिकल फील्ड ऐसी जगह है जहाँ पर स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर स्किल को लेकर कितना काम हो रहा है? देखिए, हमारे स्टूडेंट हैं, पिछले 2 साल से 2 बैच आ चुका है, तीसरा बैच आ रहा है। हर बैच में 100 स्टूडेंट हैं, थर्ड बैच आने वाला है। जो भी बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो थोड़ा बेसिक चीज़ें हम लोग को बताई जाती हैं। थर्ड ईयर से स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, जिसमें हमारे यहाँ डमी जैसे वो होता है, उसमें बताया जा रहा है। अब जैसे थर्ड ईयर में स्टूडेंट हमारे पहुँचेंगे, हमारे यहाँ लैब है उसके लिए, और उसमें पूरी तरह से बच्चों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उस पर हम लोग एक तरह से प्रैक्टिकली दिखा के कराएंगे। उसके साथ साथ वही चीज़ें सेम हम जो है अपने पेशेंट बेड साइड पे जाके ये सब चीज़ करेंगे, जिससे हमारे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होगा और वो आगे बढ़ेंगे और पूरे फिर जनपद का नाम रोशन करेंगे। सर, कुशीनगर के पास अब अपना मेडिकल कॉलेज है तो जाहिर है उम्मीद भी अब बढ़ गई है। पहले शिकायत रहती थी कि लंबा इंतज़ार करना पड़ता था रेफरल को लेकर, अब ये दिक्कत कितनी कम हुई है? नहीं, इसको काफ़ी हम लोगों ने कम किया है। और मेरा भी प्लान है कि जितने हमारे जो है, जैसे एकेडमिक के पर्पज़ से, एकेडमिक में दोनों चीज़ें होती हैं, जो जितने क्लिनिकल ब्रांच है उसके डॉक्टर को मैं किसी भी तरह से यहाँ पे जितनी कमी है उसको पूरा करूँगा। और जब पूरा होगा तो हमारे जितने पेशेंट हैं वो कभी रेफ़र नहीं होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें सब यहीं पे हम लोग करेंगे। तो मैक्सिमम हम लोग का प्लान यही है। हम लोग पूरी टीम एक काम कर रही है इस पर। जब से मैं ज्वाइन किया हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से इस व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर लें ताकि फ्यूचर में किसी तरह से ये बातें ना आए, न शिकायत आए। तो इमरजेंसी सेवाओं को लेकर, उसे बेहतर बनाने को लेकर हाल ही में क्या काम हुए हैं? देखिए, इमरजेंसी हमारी पहले पुरानी बिल्डिंग में थी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। अब हमारे पास नई बिल्डिंग आ गई है और उसमें बहुत अच्छा हम लोग को स्पेस मिल गया है। हमारे सारे डॉक्टर इमरजेंसी सेवा, इस समय हर बेड पे इमरजेंसी के पास ऑक्सीजन की सुविधा, हमारे डॉक्टर की सुविधा, नर्सेज की सुविधा, आप 24 आवर में कभी भी आप जाके देख सकती हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो पहले से तो बहुत बेटर हो गया है।
मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे हम ट्रीटमेंट करके फिर वार्ड में भेजें, और ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सर, क्या मेडिकल शिक्षा में एआई, डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन जैसे जो विषय हैं उनको शामिल किया जा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट की तो है, ये पॉलिसी तो है, अभी हमारे यहाँ आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़रूर होगा, जिससे हमारे न्यू जनरेशन जो है, जेएनजी जो है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी मज़ा आएगा, पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे इसको। इन्जॉय का सेंस ये है कि पढ़ाई ये ऐसी चीज़ है कि केवल हम किताबी रट्टा करें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। हम उसको समझें, उसको इम्प्लाई कराएं और उसमें इन्जॉय करें, तो फिर मज़ा आता है। तो इसीलिए मैंने कहा तो ये चीज़ होगी, एआई रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो इससे बच्चे हमारे सीखेंगे और उनके जो है और विकास होगा। सर, इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो गांव हैं वो स्वस्थ रहें। जो आपके कॉलेज में छात्र डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सेवा भाव उनके मन में रहे, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद सभी के पास बड़े शहर या विदेशों में जाने का मौका रहता है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, डॉक्टर तो बनाए जाते हैं सेवा भाव के लिए, सभी लोगों ने पूरी एक तरह से सबके दिमाग में ये तो डॉक्टर का मतलब उसके अंदर सेवा का होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। तो इसमें जो बच्चों का जो आप कहें कि पढ़ने के बाद जो विदेश चले जाते हैं या यहाँ से शहर की तरफ भागते हैं, अब गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी आ गई है कि कम से कम जो भी स्टूडेंट जहाँ का भी है वो 2 ईयर कम गांव में जो है सर्विस दे। और जब 2 ईयर सर्विस देती है तो उस समय गवर्नमेंट ने उसके लिए इतना सुविधा दिया कि वो कहीं से पलायन न करे। और जनरली आप जानती हैं, साल भर 2 साल कहीं रह लेता आदमी तो सोचता है कि यार यहीं मैं बस जाऊँ। तो डॉक्टर का अक्सर ऐसा होता है, जहाँ रहता है वहाँ रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है, पलायन से इसे रोका जा सकता है। लेकिन सर, आपको लगता है क्या वजह क्या है, पलायन क्यों होता है, आखिर क्यों भाग जाते हैं बच्चे बाहर? इसकी जो बड़ी वजह है वो क्या नज़र आती है? नहीं, पलायन का तो वजह यही है कि देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो अपनी बता रहा हूँ कि कमी होती है, डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, इसके साथ कहीं कुछ इस तरह से नहीं होता है। तो अगर हम उसको 2 चीज़ें, एक तो सुरक्षा की और दूसरा जो उसकी जो ज़रूरत है, जैसे सैलरी की बातें करें, अगर हम उसको बढ़ा के दें, सुरक्षा दें, तो दोनों जब रूप मिल जाएगा उसको, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर क्यों जाता है आदमी? हमारे यहाँ से अगर छोटे वर्कर की बात करें तो वो बाहर विदेश क्यों कमाने जाता है? इसीलिए कि हमें दोनों चीज़ें मिल रही है, वहाँ पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है और हमें सुरक्षा भी मिल रहा है। तो अगर सेम यहीं पे हमारे पास मिलने लगेगा तो डॉक्टर क्यों पलायन करेगा? अगले सवाल पर आ जाती हूँ कि मेडिकल छात्रों के मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि वो भी बेहद ज़रूरी है कि मेंटली स्ट्रांग रहेंगे डॉक्टर्स तभी अपने पेशेंट्स का भी इलाज कर पाएंगे। क्या इसके लिए भी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए मेरा ये प्लान है कि, या मेरा अपना सोच जो है कि मेडिकल स्टूडेंट को हम इतना हेल्दी इन्वायरमेंट दें कि उसके दिमाग में किसी तरह से निगेटिविटी आए ही ना। जनरली क्या होता है, किसी भी कॉलेज में पहले जब रैगिंग होता था तो उससे स्ट्रेस में होते थे बच्चे, या कोई कुछ कह दिया जो वो संभाल नहीं पाते थे। अब ये कंडीशन है कि रैगिंग बिल्कुल बंद है। रही बात जो थोड़ी सी स्ट्रेस की या मेंटल डेवलपमेंट की, तो हम लोगों ने पूरा अपने तरफ से ये कोशिश करते हैं। जब से मैं ज्वाइन किया, मैंने बच्चों का एक तरह से जब मीटिंग की, हमने मिला, अपने खुद बताया, तो मैंने ये बोला बच्चों से कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं 24 आवर। आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी तरह से स्ट्रेस मत लें। तो हमारा ये कहना है कि जब हम हेल्दी माहौल देंगे तो उसको स्ट्रेस आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक मेंटल डेवलपमेंट की बात है, हमारे सीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, चाहे हम लोग, सारे लोग उसके साथ रहेंगे और उसको जब बताएंगे सारी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत है, जब पूरी होगी तो वैसे भी मेंटल डेवलपमेंट होगा। सर, यूपी के अगर मेडिकल शिक्षा की बात करें तो उसमें पहले से कितना सुधार हुआ है और अभी और कितना कुछ जो सुधार है वो होने की गुंजाइश है? देखिए, मेडिकल में सुधार तो हुआ है। पहले हमारे पुरानी बिल्डिंग में होती थी, वहाँ पे कम स्पेस था, अब पूरी नई बिल्डिंग में सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। ओपीडी आज अगर देखना चाहें तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास 250 से 300 ओपीडी होता है, 5 बजे तक हमारे न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से ओपीडी की संख्या बहुत बढ़ी है और मैक्सिमम जब ठीक हो रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। इसी तरह से एडमिशन की भी है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, उसी तरह से मेरे यहाँ एक क्रिटिकल केयर भी खुल रहा है। और फिर नर्सिंग के कॉलेज की भी बात हो रही है, बिल्डिंग बन के तैयार है।
आने वाले समय बहुत जल्दी इसको भी हम लोग डेवलप करेंगे, इसको सुचारू रूप से चलाएंगे, जिससे हमारा मेडिकल फील्ड और आगे बढ़ेगा और हमारे जितने पेशेंट हैं हमारे ज़िले के आसपास उनको बेनिफिट मिलेगा और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। सर यूपी में कितनी गुंजाइश नज़र आ रही है मेडिकल शिक्षा को लेकर? आपने कभी यहाँ की बात करी, मैं यूपी की बात कर रही हूँ कि और कितनी अभी आने वाले समय में गुंजाइश दिखाई देती है? अभी बहुत गुंजाइश है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश में जो देख रही हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट में जब मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो गुंजाइश तो है ही है और सबको डेवलप कर रहे हैं और सब पे जितना फोकस कर रहे हैं उतना तो मुझे लग रहा है कोई गवर्नमेंट नहीं की थी। तो इस हिसाब से तो उन्होंने बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में तो मेडिकल फील्ड और आगे बढ़ने वाला है, तो इसकी तो गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। सर एक बड़ी दिक्कत है इमरजेंसी वार्ड में भ्रष्टाचार की, शिकायतें आती हैं, कई वार्ड बॉय जो है वो पैसे भी लेते हैं बेड दिलाने को लेकर, कई ज़िलों में ऐसी शिकायतें आती हैं, ये बड़ा खतरा भी है। अब आपके यहाँ इस तरीके की शिकायतें ना आए, इसको लेकर क्या उपाय है? देखिए ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। जब तक मैं ज्वाइन नहीं किया था तब तक ये सब चीज़ें थी, वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार था या कहें तो दुर्व्यवस्था थी। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ मैं पर्सनली इमरजेंसी वार्ड क्या सारे जनरल वार्ड में, NICU में, PICU में और जितने वार्ड हैं डायलिसिस मशीन पे है या सर्जरी का कहिए, सब में मैं जाके देखा और सब जगह जहाँ जहाँ जो चीज़ें थी इसको मैं ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास किया। इसमें मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। अब क्या कहें, हम अपनी बात खुद कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके नज़रों में ये होगा कि मैंने अनाउंस करवाना शुरू कर दिया है। हमारे गार्ड 24 आवर माइक लेकर बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी किसी भी तरह से किसी को भी जो हमारे स्टाफ हैं उनको पैसा ना दें। अगर कोई इस पे पैसे के लिए डिमांड करता है तो तुरंत सूचित करें। और मेरा ये पूरा एक प्लान है, मैंने ये कर रखा है। मैंने भी अपने तरफ से आते ही सबसे पहले इसी पे काम किया। मैंने नोटिस निकाली, पहले मीटिंग ली, मीटिंग में मैंने सबको बताया, फिर एक नोटिस निकाल के दिया कि किसी भी कर्मचारी को अगर हमारे पेशेंट से किसी ने भी डिमांड किया पैसे को लेके, जो लीगल है उसका तो रसीद कटेगा। इसके अलावा किसी ने कोई पैसे की डिमांड की तो उसको मैं उस पर किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दे सकता हूँ। मैं एक्शन लूँगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वार्निंग नहीं दूंगा, मैं सीधे के सीधे एक्शन पे काम कर रहा हूँ और करूँगा, जिससे काफ़ी हद तक इसको रोका गया है और अभी चल रहा है, रुका हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक और है कि मैं अक्सर जब से मैं अभी 1 हफ्ता हुआ लेकिन मैं 2-3 बार नाइट में राउंड किया हूँ इसी बिचौलिए और पैसे के लिए कि ताकि कोई किसी तरह से कोई वो ना करे। मैं खुद पूछ रहा था अटेंडेंस से कि भैया आप लोग बताइए किसी तरह से कोई डिमांड तो नहीं किया है? तो आपको बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं सर मुझसे कोई डिमांड नहीं किया, किसी ने पैसे की मांग नहीं की है। सर मेडिकल कॉलेज अभी नया है, मात्र 3 साल ही हुए हैं, अब नर्सिंग कोर्सेज भी यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। अब ये ज़िले की बच्चियों के लिए कितना बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद सोच सकते हैं। हमारी बच्चियाँ यहाँ के जितने हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से, इवन हमारे जानने वाले करीब 20-25 ऐसे लड़के हैं जो बाहर जाके लखनऊ या दिल्ली, इवन जो है काफ़ी दूर, जितना दूर जहाँ पे एडमिशन होता है जाके पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ मेरे यहाँ मेडिकल जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ खुल जाएगा तो हमारे पूरे कुशीनगर की जनता के लिए हमारे पूरे एक तरह से बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, वो बाहर ना जाके यहाँ पढ़ेंगे और हमारे एक तरह से कुशीनगर का भी नाम होगा। सर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला बड़ा मुश्किल और खर्चीला भी होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज होते तो सस्ते हैं लेकिन शिकायतें वहाँ पर रहती है कि इक्विपमेंट्स नहीं होते और जो एडवांस मशीनें हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं। ये तो बात बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जब पढ़ता था तब भी ये बात थी, लेकिन इस समय के सिनेरियो अलग है। ये दोनों का गैप मैं समझ रहा हूँ। हमारे योगी जी ने बहुत इस पर अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने हर तरह से मेडिकल कॉलेज को डेवलप करने के लिए, सारे इक्विपमेंट देने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं। पहले हमारे यहाँ बताया अभी मैंने कि शुरुआत में जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था तो केवल 10 डायलिसिस थी हमारे यहाँ, 20 हुई, अब 40 हो गया। इसी तरह से पहले एक्सरे केवल होता था, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया। आपको बहुत जल्दी खबर मिलेगी कि MRI भी मेरे यहाँ आ गया है। तो इस तरह से सारी सुविधाएं जब हमारे यहाँ हो जाएगी तो बच्चे जो है सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, हमारे जनता को भी बेनिफिट होगी। यहाँ की जनता को इतना बेनिफिट होगा कि जो बाहर जाते थे, जो पैसा ज़्यादा लगाते थे, पैसे से भी बचत होगी और यहीं पे सारी सुविधा उनको मिल जाएगी, तो बहुत खुश होंगे। सर आप हमारे ट्रिलियन ट्रैकर के मंच पर हैं और अभी तक हमने बात जवाबदेही की आपसे।
आप इस मंच से कुशीनगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे या क्या वादा करना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो अभी सब बातें बता ही दिया, लेकिन मैंने वादा जो करने की बात है कि मैं जब से ज्वाइन किया हूँ कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उस चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है। और कुशीनगर की जनता से मैं यही अपील करूंगा और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेरा सहयोग करें। मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज को एक तरह से नया आयाम दूंगा, जिसे आप लोग देख के गर्व महसूस करेंगे। सर, आपके बारे में जब हमने रिसर्च की तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब को हम रात 12 बजे भी फ़ोन कर देते हैं। इतनी सुलभता आपके छात्रों में भी हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए हम लोगों ने पूरा एक टीम बनाई है और मैक्सिमम मैं तो अपना ही फ़ोन मैक्सिमम दे रहा हूँ, बच्चों को किसी तरह से असुविधा ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नोडल भी बना रखा हूँ, मैं उनका भी जो है फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बहुत जल्दी करने वाला हूँ, करके सबको जो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सबको मैं बच्चों से भी या इवन अपने जितने भी हमारे फैकल्टी है उससे भी मैंने बोला है कि आप हेल्दी तरीके से काम कीजिए, पेशेंट के प्रति जिम्मेदार बनिए, उसके प्रति समर्पित रहिए। मैं आपके लिए समर्पित हूँ, हर समय 24 घंटा मैं आपके लिए समर्पित हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। कुशीनगर एक कृषि प्रधान ज़िला है। किस तरह से यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, इसका भी रिपोर्ट कार्ड समझेंगे। तो अब मंच पे जो हमारे अगले अतिथि है उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। कुशीनगर के निदेशक कृषि श्री अतीन सिंह जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। अतीन जी, किसानों को समय पर बीज मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है, लेकिन अक्सर इस मदद में देरी भी होती है। अब कुशीनगर में अगर बात करें तो क्या स्थिति है? मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुशीनगर में जो हमारा आने वाला रबी है, जो अक्टूबर में शुरू होगा, उसके बीज की बुकिंग इसी समय शुरू हो गई है। किसान दलहन और तिलहन की बुकिंग कर रहे हैं और 8 तारीख से फिर गेहूं की बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आपसे बता दूं कि ये पहले की बात थी, जो विलम्ब से बीज आता था वो अब ऐसा नहीं है, समय से बीज किसानों को उपलब्ध हो जाता है। पिछली बार जो हमारा खरीफ का सत्र था उसमें 1700 कुंटल बीज हमने किसानों को वितरित किया। आपसे ये भी बताऊंगा कि पहले क्या था कि हम सीधे किसान आता था और बीज दे देते थे। अभी क्या है कि किसान को पास मशीन से अंगूठा लगाकर बीज ले जाना होता है और लक्ष्य से अधिक किसान होने पर, जैसे कुछ बीज निःशुल्क होते हैं तो लक्ष्य से अधिक किसान आते हैं तो हम उनके बीज लॉटरी कराते हैं। तो इस तरह से बीज पारदर्शी ढंग से बांटा जाता है। सर, कुशीनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को ग्राउंड जीरो पर जो फ़ायदा है वो कितना मिल रहा है और कितने किसान इस योजना में अब तक कवर हो चुके हैं? ये हमारी जो 23वीं किस्त आई है वो 4,82,000 किसानों के खाते में आई है। और ये किसानों के खाते में पहले होता था कि अकाउंट से माध्यम से भेजा जाता था। अभी क्या हुआ, जो अकाउंट आधार से लिंक है उनके खाते में भेजा जाता है, आधार से जो लिंक है उन्हीं खाते में पैसा जाता है। तो इस ढंग से किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जाता है। उनकी जो कमी होती है उसको हम दूर करते हैं। ये हमारे विकास खंड में व्यवस्था है, जो राजकीय कृषि बीज भंडार है वहाँ पर हमने व्यवस्था कर रखी है। कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं, जो किसान जाते हैं वहाँ पर चेक कराते हैं। अगर वहाँ से उनका काम नहीं बनता है तो हम यहाँ पर अपने ऑफिस में जो हमारा कृषि भवन है हेल्प डेस्क खोल रखा है, तो उस हेल्प डेस्क पे चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद किसान का जो उसको करना होता है, जैसे किसी किसान के लैंड सीडिंग नहीं है या उनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या EKYC नहीं है, तो हम ये काम करवा कर किसान का पैसा भेज देते हैं। सर, किसानों को बुआई के सीज़न में सबसे बड़ी दिक्कत खाद ना मिलने की होती है। जी, खाद बांटने में भ्रष्टाचार की खबरें भी लगातार आती हैं। अब कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि जो किसान हैं उनको समय पर खाद मिल सके और किसी भी तरीके की जो काला बाजारी है वो ना हो? सरकार की तरफ से निर्देश है और हम लोग कटिबद्ध हैं, किसान को समय से उर्वरक उपलब्ध कराई जाए और जितनी आवश्यकता है उतनी उपलब्ध कराई जाए। आपसे बता दूं, आज के तारीख में जो हमारी 145 सहकारी समितियां हैं उसमें यूरिया केवल 4 समिति में नहीं है, ये कल भेज दी जाएगी। इसी तरह से
हमारा डीएपी का सीजन, फास्फेटिक उर्वरकों का सीजन हालांकि नहीं है, लेकिन फास्फेटिक उर्वरक भी समितियों पर उपलब्ध कराई गई। हम औसत बता दें आपसे, समितियों का 14 मीट्रिक टन औसत हमारा है, हर समितियों पर यूरिया उपलब्ध है। इसी ढंग से फास्फेटिक की बात करें तो वहाँ पर 8 मीट्रिक टन हर समितियों पे औसत उपलब्ध है कि फर्टिलाइज़र वहाँ से किसान ले सकते हैं। आपसे बता दूं, हमारी जो ज़िला है ये बिहार से लगा है। ये चैलेंज रहता है कि फर्टिलाइज़र बिहार न जाने पाए। हम लोगों ने यहाँ पर 3 FIR भी करवाई है कि ताकि किसान जो यहाँ का कोटा है, जनपद का कोटा है, कहीं दूसरी जगह न जाने पाए और यहीं के किसान को मिले। किसान से फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊं कि किसान जैसे जैसे संपन्नता बढ़ रही है वैसे वैसे फर्टिलाइज़र की तरफ ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उसको हम लोग ट्रेंड करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं कि अनावश्यक अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न करें। और जो सेंटर हैं हमारे, बिक्री केंद्र हैं, वहाँ पर हम लोगों ने जो व्यवस्था करी है वो ऐसे है कि वहाँ से खतौनी लेकर जितना किसान का खेत है उसी आधार पर ही हम फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराते हैं। सर, कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देती है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कुशीनगर में कितने किसानों तक ये योजना पहुंच चुकी है और लाभ को देने के बाद जो बदलाव हैं वो किस तरीके के आए हैं? आपसे बता दूं, सरकार ने जो सब्सिडी दिया है वो सब्सिडी 50% से लेकर 80% तक है कृषि यंत्रों पर। जो हमारे यंत्र हैं, एकल यंत्र, मतलब सिंगल कोई यंत्र खरीदा है तो ऐसे 2300 किसानों को हम लोगों ने दिया है। और इसी ढंग से हम फार्म मशीनरी बैंक, जो कृषि उत्पादक संगठन है, 38 लोगों को उपलब्ध कराया। और ऐसे ही हमने 94 कस्टम हायरिंग सेंटर जिले में स्थापित किए हैं। ये सेंटर ऐसे हैं जो अपने लिए काम करते हैं। चूँकि अनुदानित कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं तो अगल बगल जो पड़ोस में उनके किसान हैं उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं और बाज़ार से 20% कम रेट पर उपलब्ध कराते हैं। ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आपसे बताऊं, जो हमारे कस्टम हायरिंग या हमारे फार्म मशीनरी बैंक है, जो हमने पराली प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराए हैं, वो 7 ऐसे एग्रीगेटर हैं जो पराली प्रबंधन का काम करते हैं। हमारे एक समस्या है पराली की, आपको बता दूं मैं, 1 लाख हेक्टेयर में हम धान की खेती कराते हैं। यहाँ पर जो पराली होती है किसान आग लगा देते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पराली प्रबंधन की व्यवस्था करी है कि किसान खेत में ही पराली सड़ा दें या बाहर उसको रखें। ये व्यवस्था कर रखी है कि किसी तरह से वो जलाने न पाएँ। आपको बता दूं, जलाने से बहुत बड़ी समस्या होती है। आपके मंच के माध्यम से मैं किसानों से अपील करूंगा कि ये पराली जलाने से बहुत पॉल्यूशन होता है, आप इसको नियंत्रित करें। ये जो फर्टिलाइज़र के रूप में हो जाएगी अगर आप मिट्टी में मिला देंगे। आपको बता दूं कि आपकी जो फर्टिलाइज़र है ये दूसरे कंट्री से, इसके बदले सरकार को डॉलर के रूप में पैसे देने पड़ते हैं, तो आप उसको खेत में मिलाएंगे तो हमें कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा और उत्पादन उतना ही मिलेगा। तो किसान भाई उसको जो पराली है उसको मैनेज करें। इसी क्रम में सरकार ने 7 एग्रीगेटर यहाँ पर स्थापित करवाया है जिनको ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध करवाया है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने सीधा जो हमारा CBG प्लांट है वो गोरखपुर में है, वहाँ से कोई बीज का ब्रोकर पहले पराली भेजता था, अभी DM साहब ने व्यवस्था करा दी है कि हम सीधे उनका जेम से टेंडर होगा, हम उसमें अपने लोगों को शामिल कराएंगे, हम सीधे पराली भेज पाएंगे। सर, फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए एक बड़ी ताकत बन रही है। कुशीनगर में कितने किसानों का अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है? और इस मंच से एक बार किसानों को आप ये भी बता दीजिए कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है? बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है फार्मर रजिस्ट्री। हम बताना चाहेंगे कि ये फार्मर रजिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो एक क्लिक पर जहाँ भी आप जाएंगे, आप फर्टिलाइज़र शॉप पे जाएंगे, आप बैंक में जाएंगे या आप अपना गेहूं धान सरकारी क्रय केंद्र है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक क्लिक करेगा, वहाँ पर जो बैठा होगा उससे आपका पता लग जाएगा आपके पास कितनी लैंड है। आप फर्टिलाइज़र खरीदने जाते हैं आज की तारीख में, आप बताएंगे हमारे पास 10 बीघा है, पता चला आपके पास 5 ही बीघा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी दुश्वारियाँ आपकी ख़त्म होंगी, आपका काम आसान होगा, आपका बीमा क्लेम आसानी से मिलेगा जब आप फार्मर रजिस्ट्री करा लेंगे। यहाँ जनपद में 4,86,000 से ऊपर किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। वही किसान बचे हैं जो या तो बाहर रहते हैं या तो उनके नाम में खतौनी में त्रुटि है या उनके अंश निर्धारण नहीं है। तो बता दूं कि यहाँ पर तहसील में व्यवस्था है, अंश निर्धारण के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, ऑनलाइन भी व्यवस्था है,
उस पर भी आप एप्लीकेशन दीजिए ताकि आपके नाम में संशोधन हो जाए और आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाए। आगे आने वाले दिनों में बिना फार्मर रजिस्ट्री के कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल आपका सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा और जैसे आधार है आपका वैसे ही फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगा और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आप फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिल जाएंगी। जब आप खेत की रजिस्ट्री करेंगे तो फिर वो सिस्टम चेंज कर देगा, ये खेत आपके पास से किसी दूसरे के पास चला गया है। तो ये बहुत आवश्यक है किसान भाई, कहीं भी किसान जाएंगे उनसे फार्मर रजिस्ट्री अवश्य मांगी जाएगी और ये हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। सरकार की कई दुश्वारियाँ, जैसे हमारा फर्टिलाइज़र का दुरुपयोग है, ये दूसरे कंट्री में चला जाता है, दूसरे प्रांत में चला जाता है, तो इससे रोकने में मदद मिलेगी और जो नीडी आदमी है जिसको आवश्यकता है उसी को ये फर्टिलाइज़र मिल पाएगी। आपको बता दूं बहुत बड़ी मात्रा में जो सब्सिडी गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र के रूप में देती है उनसे बचत हो पाएगी और कई बार ऐसा होता है जिनको आवश्यकता है वो इससे वंचित होते हैं, तो ये हमें सुविधा मिल पाएगी। सर, अगर सिंचाई की सुविधा किसानों को मिल जाए तो उनकी भी और देश की भी जो तरक्की और समृद्धि है वो सुनिश्चित हो जाती है, लेकिन सिंचाई को लेकर तमाम दिक्कतें भी हैं। बिजली बड़ी परेशानी है, सोलर इरिगेशन एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी। कुशीनगर में सोलर इरिगेशन को लेकर क्या इस पर काम हो रहा है? जी, आपको बताऊं कि हम जो यहाँ पर सिंचाई करते हैं, हम भाग्यशाली हैं। कुशीनगर के जो 14 विकास खंड हैं कोई डार्क और ग्रे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वाटर टेबल की समस्या हमारे जनपद में कहीं नहीं है और पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आपसे बता दूं यहाँ पर 93 जो हमारे 293 नलकूप लगे हैं और जिससे हम सिंचाई करते हैं। इसी ढंग से 246 जो हमारी नहरें हैं, टेल हैं, उनके माध्यम से सिंचाई करते हैं। पानी हमारी जो नारायणी नदी है, जो गंडक नहर है, खूब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इससे हम सिंचाई कर पाते हैं। जनपद में लगभग 35,000 की संख्या में निजी नलकूप भी लगे हैं जिससे हम सिंचाई कर पाते हैं। इसी ढंग से जो बात आपने करी है इसकी सोलर की, तो हम 1173 सोलर आज तक स्थापित करा दिए हैं किसानों के खेत पर, जिसमें किसान दिन में सिंचाई करता है, रात में उसको जगने की आवश्यकता नहीं है। सूरज की रोशनी के जब तक रहती है तब तक उसका पंप चलता है। यहाँ पर किसानों को 40% किसान को देना पड़ा और 60% सरकार ने दिया, ये किसानों के खेत पे स्थापित किया गया। ये भी बताना चाहूँगा कि जो कंपनियां जिन्होंने स्थापित किया, यहाँ पर कंपनियों ने अपने उसके मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। उनके शिकायत के जो कॉल सेंटर हैं वहाँ पर वो कॉल करते हैं तो मिल जाते हैं, और अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम फिर उनसे बात करते हैं और उसको मरम्मत करवाते हैं। तो ये जो सिंचाई की सुविधा खासकर कुशीनगर में है, हम कर पा रहे हैं। इसी ढंग से हम सिंचाई का बता दूं आपसे, आपके जनपद में जो 75 हमारी खेत तालाब योजना है, किसानों के खेत में हम लोगों ने खुदवा रखा है। हम किसान को जो तालाब किसान खोदते हैं वो खेत में खोदते हैं और वहाँ पर 52,500 रुपया हम किसान को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ एक स्प्रिंकलर सेट भी उपलब्ध कराते हैं। उसी स्प्रिंकलर के माध्यम से किसान सिंचाई कर पाते हैं और ये हमारे हर साल टारगेट हमें लक्ष्य मिलता है, यहाँ भी कर पाते हैं। अब इसी ढंग से आपने सिंचाई की बात करी है तो मैं बता दूं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से हम माइक्रो इरिगेशन जो हमारा उद्यान विभाग से संचालित है, यहाँ पर 90% छूट सरकार देती है और 10% किसान को देना पड़ता है। कम पानी में, कम ऊर्जा में हम ज़्यादा खेत की सिंचाई कर पाते हैं। यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ किसानों ने 625 हेक्टेयर में किसानों ने ये पंप सिंचाई का लगा लिया है, जहाँ से वो लाभ उठा कर रहे हैं। सर, सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन योजना का लाभ सही हाथों तक पहुँचे इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। कुशीनगर में कैसे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है? ये बता दूं आपसे, हमारे पोर्टल का नाम ही पारदर्शी था, अभी क्या है दर्शन उसका नाम है। आप यूपी एग्रीकल्चर लिखेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी योजनाएं वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आपकी जो अनुदान है वो देख सकते हैं, आप स्टेटस जान सकते हैं और हर चीज़ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और पाने का जहाँ होड़ थी, जहाँ कोई भेदभाव की संभावना थी, वो सब लॉटरी सिस्टम कर दिया गया है, इसीलिए उस व्यक्ति को मिल जाता है। हम उनके मोबाइल पर जब उनका यंत्र निकल जाता है, लॉटरी उनकी निकल जाती है, या कम अभ्यर्थी होने पर
हम उनके मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं कि आपका ये अभ्यर्थन स्वीकार हो गया है, आप किसान भाई अपना यंत्र खरीद लीजिए और वाउचर ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। तो मेरे यहाँ या किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता ख़त्म हो गई है। ये सारी अब जो हमारा सिस्टम है ये सब ऑनलाइन हो गया है। सर, नेचुरल फार्मिंग पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का ही बहुत ज़्यादा जोर है। अभी आप भी इसका जिक्र कर रहे थे। इससे ना सिर्फ हमारा और आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहता है, बल्कि खेत जो है वो भी सेहतमंद रहते हैं। अब अगर कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर कितने रकबे में अभी तक जो नेचुरल फार्मिंग है वो की जा रही है? जी, मैं आपसे बताऊं, ये आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम रासायनिक उर्वरक को कैसे रोकें। ये इतिहास बहुत, जो हमारी रासायनिक उर्वरक है इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये ज़्यादा दिन नहीं बीता जब हमने रासायनिक उर्वरक के बारे में बताया कि लोग इस्तेमाल करें। अभी क्या हुआ कि इतना ज़्यादा अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल होने लगा कि हमारी मिट्टी की सेहत ख़राब होने लगी, हमारा पानी का लेवल ख़राब होने लगा, हमारे जो जानवर के मिल्क जो दूध है उसमें रसायन जाने लगे, और हर जगह जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, हर जगह जैसे आप करेले को देख लीजिए, आप नहीं साफ कर पाएंगे। ये आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि हम उस रसायन को कैसे रोकें, चीज़ों को खाने लायक कैसे रखें। तो ये हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि आपको लौटना पड़ेगा पुराने दिनों पे, हमें आना पड़ेगा जो अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते थे। कोई ज़माना था जब हमारे पास खाने का नहीं था। आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, कि एक दिन फास्ट रहिए, एक दिन व्रत रहने को कहा उन्होंने। आज की तारीख में हम जो खाद्यान्न है इस स्थिति में है धान गेहूँ में कि हम बाहर भेज पा रहे हैं। तो इतना हमने पैदा कर लिया है। तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमें क्वालिटी की और हमें सुपोषण की। तो हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता है, और चीज़ें कैसे करें, तो हम इससे निजात कैसे पाएंगे। हम उसके लिए जो खाद्यान्न दलहन फसलें उगाएंगे, वहाँ कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, तिलहन फसलें लगाएंगे और मोटे अनाज लगाएंगे। तो कैसे भी हमें रासायनिक उर्वरक से निपटना होगा। और रासायनिक उर्वरक आप डालते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो उस दशा जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी, हमारा उत्पादन घटेगा। तो हम आपके मंच के माध्यम से अपील करेंगे कि किसान भाई अंधाधुंध अनावश्यक रसायनों का इस्तेमाल न करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की, बता दूं आपसे, बड़ा अच्छा नाम दिया। उन्होंने कहा धरती बचाओ। ये धरती पे कोई बांग्लादेश पाकिस्तान से हमला नहीं हो रहा, हमलावर कहीं बाहर से नहीं आए, हमलावर हम ही हैं। अपनी धरती को जो हम इस ढंग से रसायनों से पाट दे रहे हैं तो दो तरह से नुकसान हो रहा है। हमें जो खाने को मिल रहा है वो जहर है, जहर मिश्रित है, और हम अपने पैसे भी खर्चा कर रहे हैं और समाज के लिए हानि पहुंचा रहे हैं। सर, कुशीनगर में गन्ना और धान मुख्य फसलें हैं और इलाके की जो अर्थव्यवस्था है वो भी खेती ही है। ऐसे में किसानों को बिचौलिए के जाल से फंसने से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, सीधे मैं बता दूं आपसे कि हमारे यहाँ समर्थन मूल्य पे धान बेचने की व्यवस्था है। और इतने नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ तक कहा है अगर आप दलहन तिलहन का भी उत्पादन करते हैं तो कोई मसूर, जैसे हमारे यहाँ मसूर की खेती होती है, या कोई तिलहन उत्पादन आप करते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए भी सेंटर खोलने को तैयार है। वो सेंटर खोल सकती है। उसको हम यहाँ से जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हम आवेदन करेंगे तो हमें सहूलियत मिल जाएगी। कोई भी सेंटर तिलहन दलहन या ज्वार बाजरा कुछ भी किसान उगाते हैं उसको भी सरकार खरीद लेगी। जो आपने बिचौलियों की बात की, ये बिचौलियों की भूमिका ख़त्म हो गई है। ये चीज़ ऑनलाइन है, आप पोर्टल पर जाएंगे, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास कॉल जाएगी और आप अपना धान गेहूँ जो भी उत्पाद है आप उसको बेच सकते हैं। आपसे बताना चाहूँगा मैं कि जनपद में 4 गन्ने की मिलें हैं जो संचालित हैं और 96,000 हेक्टेयर में हम गन्ने की खेती कराते हैं। और आपसे बता दूं, आज की तारीख में एक भी गन्ने का भुगतान बाकी नहीं है। ये गन्ने की हमारी कैश क्रॉप भी है, किसान को सीधे पैसा मिलता है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये किसानों को लाभ पहुंचा है और उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार होगा, उनकी आमदनी जो है अवश्य बढ़ी। एक मैडम अपनी तरफ से बताना चाहूँगा जी। हमारे जनपद में 65 कृषि उत्पादक संगठन है। आप का जो विषय है ट्रिलियन ट्रैकर की बात है, तो हमारे पास 65 कृषि उत्पादक संगठन हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और एक तो मंसूरगंज कप्तानगंज में पड़ता है जहाँ पर काला नमक का काम करते हैं। उन्होंने एरोमा ट्रेल करके विकसित किया है। वहाँ पर
ऐसा ऑफ़र किया है, अभी हम लोग कर रहे हैं फार्म स्टे और ग्रामीण टूरिज़्म के नाम से, कि वहाँ पर किसान आएगा और किसान कहीं से भी किसान होगा, वो देखेगा कि हम काला नमक पे कैसे काम करते हैं, कैसे काला नमक उगाते हैं, कैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं और उस काला नमक को कैसे भेजते हैं। तो इस स्थिति में है वो जो हमारा कृषि उत्पादक संगठन है, जो 4.5 करोड़ टर्नओवर उनका साल का है। मैडम, स्वाभाविक है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी ढंग से हमारा एक दुधई कृषि उत्पादक संगठन है जो मिलेट्स पे काम करते हैं। आपसे बता दूं, जो इन्होंने मिलेट्स स्टोर खोला है सरकार की मदद से, वो मिलेट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उपलब्ध करा रहे हैं। किसी तरह का मिलेट्स से किसी को आवश्यकता होगी तो वहाँ दुधई स्टोर पे उपलब्ध है। इनके जो किसान हैं, 1000 के करीब किसान उन्होंने जोड़ रखे हैं जिनको लाभ पहुंचाते हैं। इसी के साथ हल्दी की प्रोसेसिंग करते हैं। आपके पास लगभग 3000 हेक्टेयर में हल्दी की खेती होती है, आप देखेंगी तो हल्दी का उत्पादन करते हैं। हम भाग्यशाली हैं, जनपद में इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी उपलब्ध है मैडम, तो वो हम बाहर को भी हल्दी भेज पाते हैं और क्वालिटी की हल्दी अपने भी यूज करते हैं। इनका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। इसी ढंग से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये कुशवाहा पौधशाला हमारा इसी जनपद में है जो काम कर रहे हैं नर्सरी का, बहुत बड़ा उनका सिस्टम है, वो भी उनका टर्नओवर करोड़ों पे है। उनके भी सदस्य बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी मुझे लगता है कि करीब 15 किलोमीटर एरिया में हमने जो फार्मेसी बैंक से कृषि यंत्र उनको उपलब्ध कराए हैं सब्सिडी पे 80% सुविधा पर, वो सारे यंत्र से कवर करते हैं और किसानों के खेत में जुताई करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और तमाम तरह के यंत्र वो उन्होंने रखा है, किसानों को प्रोवाइड करते हैं। मैडम, आपने मुझे बुलाया और ये बात मुझे लगता है दूर तक जाएगी और किसान मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। और फार्मर रजिस्ट्री के लिए अंत में अपील करूंगा किसान भाइयों से, फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। ट्रिलियन ट्रैकर में कुशीनगर जिले से बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर के अगले एपिसोड में यूपी के किसी और जिले में आपसे मुलाकात होगी।